नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोशियोलॉजी ऑप्शनल की इस वीडियो सीरीज़ में। और आज हम बात करेंगे पेपर 1 की यूनिट 6 की, जिसका नाम है वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ। ठीक है। और इसके टॉपिक नंबर 2 की, जो कि है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क क्या होती है। A formal organization is a structured system where work is organized through official rules, regulations, contracts and a defined hierarchy। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इसका? एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है जहाँ पे वर्क जो है वो किस तरह ऑर्गेनाइज हो रहा है। वहाँ पे सर्टेन रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मतलब रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें आप साइन करते हैं कि भाई आप ऐसा सा काम करेंगे। एक डिफाइंड हायरार्की है कि भाई ये बॉस है, उसके नीचे उसकी टीम में 8 मेंबर्स हैं, फिर बाद में लोअर वर्कर्स हैं जैसे पियोन टाइप। ये बॉस का भी कोई सुपर बॉस है। ठीक है, तो एक डिफाइंड हायरार्की है। इट इज़ रेशनली डिजाइन टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स एंड ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू रिटर्न प्रोसीजर्स। ठीक है, तो रिटर्न प्रोसीजर है हर काम को करने के। जैसे कोई एग्जांपल ले लीजिए, जैसे बैंक हो गया। ठीक है, तो बैंक क्या है? बैंक इज अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क। क्योंकि देखिए, जब बैंक में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनके वो काम करने के लिए सर्टेन रूल्स हैं, भाई उनको इस तरह काम करना है। जैसे कोई कैशियर है बैंक में, तो ऐसा थोड़ी कि वो इतने सारे पैसे पड़े हैं बैंक में, कुछ उसको ज़रूरत पड़ी तो उठा के ले गया। रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना कि भाई आप यहाँ पे सिर्फ काम कर रहे हो, पैसे आपके नहीं है। या जैसे उसका कोई रिश्तेदार आया तो उसने लाइन में से उसको आगे बुला लिया और पहले उसको दे दिया। ऐसे नहीं कर सकते। सर्टेन रूल्स हैं वहाँ पे काम करने के। जैसे बैंक का मैनेजर हो गया तो उसके पास सर्टेन रूल्स हैं, भाई उसको ऐसे ऐसे मतलब काम करना है, उसका ऐसा बिहेवियर होना चाहिए, उसका ऐसा कंडक्ट होना चाहिए। एक हायरार्की है। सबसे ऊपर बैंक में एक ब्रांच मैनेजर होता है। ठीक है, उसके नीचे फिर असिस्टेंट मैनेजर्स होते हैं। ठीक है, उसके नीचे फिर क्लर्क्स होते हैं, शायद वो 7-8 क्लर्क्स होते हैं। फिर पियोन्स होते हैं जो चाय वगैरह पिलाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह हायरार्की होती है। ठीक है, और इट इज़ डिज़ाइन टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू रिटर्न प्रोसीजर। तो बैंक का मतलब ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? लोगों के पैसे लेना, सेविंग्स करना, और लोगों को पैसे देना मतलब लोन देना उनके अकाउंट में। मतलब एक तो अकाउंट खोलना, सेविंग्स करवाना। ठीक है, तो इसी तरह आप मतलब किसी भी तरह के एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे रेलवेज हो गया, ये भी क्या है? इट्स अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क। कोई प्राइवेट आईटी कंपनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, वो भी क्या है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क। जहाँ भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स है, लिखा पड़ी है, हर चीज़ की लिखा पड़ी है। अगर आपने वहाँ पे जॉब ज्वाइन करी तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा कि भाई आप इस पोजीशन पे आपको हम ज्वाइन करवा रहे हैं, आपकी इतनी सैलरी होगी, आपको इतनी लीव्स मिलेंगी, और आपको जो भी है एक साल के बाद इस तरह से आपको वो प्रमोशन मिलेगा, इंक्रीमेंट होगा, जो भी है, मतलब हर चीज़ रिटर्न है वहाँ पे। रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट्स आर देयर। काम करने के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, रिटर्न प्रोसीजर्स हैं, हर चीज़ एक तरह से स्ट्रक्चर्ड में है, स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क। की फीचर्स क्या होते हैं इसके? ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन लीगल रैशनल अथॉरिटी एज डिस्क्राइब्ड बाय मैक्स वेबर इन हिज थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, तो मैक्स वेबर ने ये अपनी थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी में 3 तरह की अथॉरिटीज़ बताई हैं। क्या क्या होती हैं? एक तो होती है ट्रेडिशनल, ठीक है, दूसरी होती है कैरिस्मेटिक, और तीसरी होती है लीगल रेशनल। ट्रेडिशनल कौन होती है? मतलब जैसे जो चली आ रही है चीज़, मतलब जैसे कोई राजा का बेटा राजा बन गया तो एक तरह से उसको इनहेरिटेंस में मिली है। ठीक है। कैरिस्मेटिक होती है क्योंकि अचानक से कोई कैरिस्मेटिक लीडर पैदा हो गया, जैसे महात्मा गांधी, उसमें के अंदर बहुत ऑरा था। ठीक है, तो वो कैरिस्मेटिक वो हो गई। जैसे हिटलर भी इसमें एग्जांपल ले सकते हैं कि एक साधारण आदमी बहुत बड़ा लीडर बन गया। जैसे नेपोलियन भी इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल बन सकता है। ठीक है, उसके बाद होती है लीगल रेशनल अथॉरिटी। इसका मतलब क्या होता है? दिस अथॉरिटी इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ लीगल, या लॉ के बेसिस पे, या आपने जो एक तरह से आपकी वो अथॉरिटी नहीं है, आप उस पोजीशन पे बैठे हैं इसलिए वो अथॉरिटी आपको मिली है। जैसे कोई आईएएस ऑफिसर है, तो इस इंसान में ऐसा कुछ नहीं है, बस वो आईएएस है इसलिए, वो जिला कलेक्टर है मान लीजिए इस टाइम, तो वो मतलब उस पद पे नियुक्त है इस टाइम, तो इसलिए उसके पास वो पावर है या अथॉरिटी है। जैसे उसका ट्रांसफर कहीं और हो जाएगा, वो अथॉरिटी खत्म हो जाएगी। तो इसे बोलते हैं हम क्या? लीगल रैशनल अथॉरिटी। तो इसी तरह हर जगह, मतलब कोई आप आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं और आप टीम लीडर बन गए वहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर के, तो वो भी क्या है? लीगल रैशनल अथॉरिटी। इट्स बिकॉज ऑफ योर स्किल्स कि आप उस पर्टिकुलर पोजीशन पे हैं, इसलिए वो अथॉरिटी आपको मिली है। इट ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू रिटर्न रूल्स एंड रेगुलेशन दैट गाइड बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? रिटर्न रूल्स होते हैं, और उन्हीं के बेसिस पे सारे काम होते हैं। जैसे आपका जो प्रमोशन है
वो भी रूल्स के अकॉर्डिंग होगा, या आपको नौकरी से निकाला जा रहा है वो भी रूल्स के अकॉर्डिंग होगा, आपने कोई गलत काम कर दिया जो कि नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो हर चीज़ का रूल्स है। जैसे आपको कितने बजे ऑफिस में आना है, ऑफिस खुलने का एक टाइम है, रिटर्न है कि भाई 9 बजे ऑफिस खुलेगा, 9 to 5, और 5 बजे बंद हो जाएगा, ठीक है। तो हर चीज़ रिटर्न है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, एक काम करने का एक रिटर्न प्रोसीजर है, तरीका है, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आपको जॉब दी गई है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है आपको, भाई इतना इतना काम करना है, संडे या सैटरडे ऑफ मिलेगा, जो भी, मतलब हर चीज़ रिटर्न है। कोई भी बात मतलब ओरल बात नहीं है, वर्बल एग्रीमेंट नहीं कि मैंने आपको कह दिया और आपने मान लिया और आ गए। हर चीज़ रिटर्न होगी, वहाँ पे आपके साइन होंगे, जो कंपनी आपको हायर कर रही है वो साइन करेगी, एक लीगल डॉक्यूमेंट बनेगा, तब फिर आप वो जॉब ज्वाइन करेंगे। देयर इज क्लियर हायरार्की इन प्लेस अलॉन्ग विद स्ट्रक्चर डिवीजन ऑफ लेबर अमॉन्ग एम्प्लॉयज, ठीक है। तो क्लियर हायरार्की होती है, जैसे हमने बैंक का एग्जांपल लिया था, सबसे ऊपर बैंक मैनेजर, फिर असिस्टेंट मैनेजर, फिर क्लर्क्स, फिर पियोन्स, तो एक पूरी हायरार्की है, कौन ऊपर है कौन नीचे है। और क्या है, क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर है। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब सबको अपने अपने, सबके काम अलग अलग हैं, डिवाइड कर रखे हैं हमने काम, भाई आप ये करिए, आप वो करिए, आप वही करिए। तो जैसे बैंक का एग्जाम्पल है, तो बैंक मैनेजर के अलग काम है, भाई कोई चेक लेके गया कि भाई मुझे 1 लाख रुपए निकाल के दे दो मेरे अकाउंट में से, तो वो काम बैंक मैनेजर का नहीं है। बैंक मैनेजर कहेगा आप यहाँ क्यों आ गए, आप कैशियर के पास जाइए, कैशियर करेगा ये काम, ठीक है। तो बैंक मैनेजर का अलग काम है, उसको पूरी बैंक मैनेजर, सॉरी ब्रांच मैनेजर, तो उसको पूरी ब्रांच को मैनेज करना है, उसका वो काम है, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर्स हैं, उनके अलग काम है, कैशियर्स हैं, क्लर्क्स हैं, उनके अलग काम है, ठीक है। पियोन्स हैं, उनका अलग काम है, पियोन के पास थोड़ी आप चेक लेके जाएंगे, यार मुझे पैसा निकाल के दे दो। पियोन बोलेगा मैं तो यहाँ चाय पिलाता हूँ, पानी पिलाता हूँ, साफ सफाई रखता हूँ, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पे क्लियर डिवीजन ऑफ वर्क होता है। द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एवरी इंडिविजुअल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आर फॉर्मली डिफाइंड, ठीक है। तो सबके क्या उनके राइट्स हैं, उनकी क्या ड्यूटीज हैं। जैसे ब्रांच मैनेजर की क्या राइट्स हैं, भाई उसको एक अलग कैबिन मिलेगा जिसमें एसी लगा होगा, एसी तो आजकल खैर सब जगह होता है, पुरानी बात हो गई, लेकिन मतलब एक इंडिविजुअल कैबिन मिल जाएगा आपको। तो एक तरह से उसका राइट्स हो गया, यार मेरे को पूरा अपना सेपरेट कैबिन चाहिए, बाकी लोगों को ओपन में बैठना पड़ेगा, सब एक साथ बैठेंगे, ठीक है। तो उसके राइट्स हो गए। या बैंक मैनेजर को और भी कुछ सुविधाएं मिलती हो, मान लीजिए बैंक अच्छा है तो पर्सनल कार भी प्रोवाइड करता है विद अ ड्राइवर ब्रांच मैनेजर को, ठीक है। तो ये सब उसके हक हो गए, एक तरह से उसके राइट्स हो गए, और उसकी ड्यूटीज़ जो हैं वो क्लियरली डिफाइंड है, आपको ये करना है, ब्रांच को संभालना है, कोई भी एम्प्लॉय छुट्टी आ रहा है उसको देखना है, कैश कितना है ब्रांच में उसको मैनेज करना है, जो भी मतलब काम है। तो सबके राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो हैं वो क्लियरली डिफाइंड है फॉर्मली। इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स आर मेंटेन एट द वर्क प्लेस टू एंश्योर ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनलिज्म, ठीक है। तो इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, देखिए एक होता है पर्सनल रिलेशनशिप और इसका अपोजिट होता है इम्पर्सनल रिलेशनशिप। पर्सनल रिलेशनशिप क्या होती है, जैसे जो आपके अपने दोस्त के साथ है, ठीक है। एक मतलब गहरी एक पर्सनल आपकी रिलेशनशिप है जिसमें आप कोई भी किसी तरह की बात कर सकते हैं, क्योंकि आप एज एन दो इंडिविजुअल मिल रहे हैं, कोई किसी मजबूरी से आप किसी से नहीं मिलते, मतलब दोस्ती नहीं करते, ठीक है। तो आप में हर तरह की बात कर सकते हैं। इम्पर्सनल रिलेशनशिप होता है जो कि हमें एक तरह से दिखावटी रिलेशनशिप इसको बोल दीजिए, क्योंकि अब आप देखिए साथ में काम कर रहे हैं, मान लीजिए कोई 7-8 क्लर्क हैं इस ब्रांच में, तो अब उनको आपस में एक रिलेशनशिप तो रखना ही है, रोज़ उठना उठना बैठना है, साथ में काम करना है, ठीक है। तो लेकिन वो कितना होता है, मिनिमम होता है कि भाई हेलो हाय, हाँ भाई बढ़िया भाई, काम कर रहे हैं, चलो फिर लंच कर रहे हैं, चलो साथ में लंच कर लेते हैं। बिकॉज वो जो लोग हैं वो आपने चूज़ नहीं किए, वो आपकी मजबूरी है कि यार आपको यहाँ काम करना है, तो इन लोगों के साथ मतलब मुझे रहना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे होता है इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स, बहुत ही फॉर्मल सुपरफिशियल लेवल पे, बस हेलो हाय, हाँ जी बढ़िया बढ़िया। दोस्त आपके वो जो होते हैं वो आपके मित्र होते हैं, उनके साथ आपका होता है पर्सनल रिलेशनशिप, कि भाई चलो यार घूमने चलते हैं, करो चलो यार वहाँ चलते हैं, और भाई क्या हाल है, फ़ोन कर दिया अचानक ऐसे ही बैठे बैठे, यार क्या कर रहा है भाई, ठीक है। तो वो सब क्या हो गया, पर्सनल रिलेशनशिप। तो जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क है उसमें क्या होता है, जो ऑफिस एनवायरनमेंट है वहाँ पे इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स, क्योंकि काम जो है वो ज़रूरी है, काम की वजह से और पैसा कमाने के लिए वहाँ पे लोग जाते हैं, ना कि यारी दोस्ती करने के लिए, ठीक है। इससे क्या होता है, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनलिज्म आता है। भाई देखिए प्रोफेशनलिज्म तो आएगा ही ना, आप अपने कलीग के साथ बैठ के चाय पी रहे हैं और टाइम पास कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी कम होगी। Examples of formal organizations, government offices such as income tax department functions as formal organization with structure, procedure and legal authority, ठीक है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो बस एक चीज़ लिखिए, बाकी एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफिस, बैंक भी जैसे गवर्नमेंट बैंक्स हो गए, या फिर गवर्नमेंट की कोई भी चीज़ हो गई, कोई सा भी डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट पुलिस डिपार्टमेंट, वो भी क्या है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स आर लाइक भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, ओएनजीसी, ठीक है। तो ये भी सब क्या हो गए, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पे काम होता है, हर चीज़ क्लियरली डिफाइंड है। आपकी नौकरी लगेगी तो वो भी एक आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके बाद परमानेंट नौकरी होगी,
उसमें आपको सब बताया जाएगा, भाई आपका इतना पैकेज, मतलब जो भी आपकी सैलरी है इतनी है, आपकी छुट्टियाँ इतनी हैं, हर चीज़ मतलब क्लियरली डिफाइंड है, आपका काम ये है, इतने आपको प्रमोशन 3 साल बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा, जो भी हर चीज़ क्लियरली डिफाइंड है। उसके बाद खाली ऐसा ही नहीं कि सरकारी, प्राइवेट कंपनियों में भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वर्क होता है, जैसे कि इन्फोसिस हो गई, टीसीएस हो गई, और भी कोई कंपनी, आप एल&टी ले लीजिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में आप काम कर रहे हैं, किसी भी प्राइवेट कंपनी में आप काम कर रहे हैं, ठीक है? तो वो क्या है, ऑफ़िस में काम कर रहे हैं, तो वो क्या है अपना फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वर्क, जहाँ पे आपका जॉब है वो क्लियरली डिफाइंड है, कॉन्ट्रैक्ट पे मतलब आपका एक कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, उसमें आप साफ-साफ लिखा हुआ है टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ योर जॉब, आपकी इतनी सैलरी है, आपकी इतनी हाइक है, आपको इतने बाद दिन बाद प्रमोशन मिलेगा, आपको इतनी छुट्टियाँ मिल रही हैं, हर चीज़ क्लियरली डिफाइंड है, रिटन है, सबसे बड़ी बात रिटन, वर्बल एग्रीमेंट नहीं होते। Schools and universities qualified as formal organization due to their structure, hierarchy, official policies and standardized procedures। ठीक है, तो schools and universities चाहे वो प्राइवेट हों चाहे वो गवर्नमेंट हो, तो वहाँ पे भी जो गवर्नमेंट या प्राइवेट एम्प्लॉयज़ होते हैं किसी स्कूल या कॉलेज में, उनकी सबकी सैलरी होती है, वो सब क्लियरली डिफाइंड होती है, भाई आपकी इतनी सैलरी है। ऐसे थोड़ी किसी को बोलो भाई कल से आ जाना, 10 दिन पढ़ाया भाई, 10 दिन का पैसा बता तेरा कितना बना और ले जा, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ एक जॉब होती है, उसमें आपको बताया जाता है भाई आपका साल मतलब पर मंथ, मान लीजिए आपको कोई टीचर लगा है स्कूल में, पर मंथ 50,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है? 1 साल बाद आपके 50 के हम 10% इंक्रीमेंट दे देंगे हर साल, तो आपके 55 हो जाएँगे नेक्स्ट ईयर। आपको हर साल 30 छुट्टियाँ मिलेंगी, ठीक है? आपको 9 बजे स्कूल में आना है और 2 बजे तक पढ़ाना है। हर चीज़ क्लियरली डिफाइंड है। बैंक सच एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, ये सब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोफेशनल कोड होते हैं, क्लियर चेन ऑफ कमांड होती है, हायरार्की होती है। स्कूल में भी देखिए हायरार्की होती है, सबसे ऊपर प्रिंसिपल, फिर एचओडीज आते हैं, फिर सब्जेक्ट टीचर्स आते हैं, फिर लैब असिस्टेंट वगैरह आ जाते हैं, फिर नीचे ही नीचे वो होते हैं जो पियोन्स वगैरह या फिर सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह, ठीक है? In summary, a formal organization is any institution where roles, responsibilities, and authority are clearly defined. Tasks are distributed systematically and operations are governed by written rules and legal frameworks. ठीक है, तो यही मेन चीज़ें हैं कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियरली डिफाइंड होती हैं और अथॉरिटी क्लियरली डिफाइंड होती है, किसकी कितनी पावर है। भाई स्कूल का एग्जांपल लीजिए, प्रिंसिपल की पावर है वो क्लियरली डिफाइंड है, कोई एचओडी है उसकी क्लियरली डिफाइंड है। भाई एचओडी का सिर्फ अपने जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर ही कंट्रोल है, वो जो जिस भी डिपार्ट मान लो कोई फिजिक्स का एचओडी है तो फिजिक्स वाले डिपार्टमेंट पे उसका कंट्रोल है, भाई फिजिक्स के जितने भी टीचर उनको वो एक तरह से उनका बॉस हो गया, प्रिंसिपल सबका बॉस हो गया, ठीक है? अथॉरिटी डिफाइंड है, हर चीज़ सिस्टमैटिकली चलती है, रूल्स एंड रिटर्न रूल्स एंड लीगल फ्रेमवर्क, हर चीज़ रिटर्न है, ठीक है? थियोरिकल इनपुट, मैक्स वेबर ने थोड़ा सा इस पे जैसे काम किया था, ब्यूरोक्रेसी पे उन्होंने काम किया था बेसिकली। तो मैक्स वेबर्स आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी प्रोवाइड्स अ फाउंडेशनल फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है? तो अब ये आइडियल टाइप क्या है, ये आइडियल टाइप हमने यूनिट 4 में अच्छी तरह एक तरह से देखा है, फिर भी इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि आइडियल टाइप मतलब समझ लीजिए किसी भी चीज़ का बेस्ट फॉर्म, कि जैसे ब्यूरोक्रेसी है तो ब्यूरोक्रेसी का आइडियल टाइप क्या होगा, जो बेस्ट ब्यूरोक्रेसी, इसमें कोई भी नेगेटिव चीज़ें नहीं है ब्यूरोक्रेसी की। जैसे ब्यूरोक्रेसी में नेगेटिव चीज़ें क्या होती हैं, टू मच, जैसे रेड टेपिज्म हो जाता है, लाल फीताचाही जिसको हिंदी में बोलते हैं, कि भाई फाइल सरकने में बहुत टाइम लेती है, क्लियरली डिफाइंड हायरार्की होती है ना, पहले बड़े साहब साइन करेंगे, फिर छोटे साहब साइन करेंगे, फिर उस वाले डिपार्टमेंट में वहाँ से क्लियरेंस मिलेगा, करते करते 3-4 साल लग जाते हैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट पास होने में। तो क्या हो गया, ये एक नेगेटिव चीज़ हो गई ब्यूरोक्रेसी की, क्या बोलेंगे इसे, लाल फीताशाही या रेड टेपिज्म बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है? तो ये आइडियल टाइप में नहीं होगा, आइडियल टाइप में सब कुछ अच्छा होता है, बेस्ट होता है, तो ब्यूरोक्रेसी का बेस्ट फॉर्म क्या होगा, वो उसका आइडियल टाइप हो गया, ठीक है? तो प्रोवाइड मैक्स वेबर्स आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी प्रोवाइड्स अ फाउंडेशनल फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अकॉर्डिंग टू हिम, ब्यूरोक्रेसी इज डिजाइन टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी एंड रेशनैलिटी इन लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन। तो ब्यूरोक्रेसी की जरूरत कहाँ पड़ती है, लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस या फिर नेशंस में। जैसे हमारा भारत है, भारत की जो ये हम आईएएस की तैयारी करते हैं, ये क्या है, ब्यूरोक्रेसी का तो पार्ट हो रहे हैं। तो वो क्या हो गया, एक तरह से गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी हो गई आपकी। और खाली ऐसा ही नहीं, ब्यूरोक्रेसी गवर्नमेंट में होती है, प्राइवेट सेक्टर में भी होती है, जहाँ पे भी देखिए एक स्ट्रक्चर है, क्लियर ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, रिटर्न रूल्स एंड रेगुलेशंस है, और सबसे बड़ी चीज़ एक डिफाइंड हायरार्की है, कौन ऊपर है कौन नीचे, किसको किस प्रोजेक्ट को पास करने के लिए किसके साइन लगेंगे, ये अगर है सब डिफाइंड क्लियरली, तो उसे क्या बोलेंगे, ब्यूरोक्रेसी। अब ब्यूरोक्रेसी का प्राइमरी गोल क्या होता है, प्राइमरी टारगेट मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। जैसे कोई बैंक है, अब बैंक में भी एक ब्यूरोक्रेसी है, एक हायरार्की है, सबसे ऊपर जो भी आता है मतलब बैंक का चेयरमैन हो गया, फिर उसके नीचे रीजनल हेड्स होते हैं, फिर रीजनल हेड्स के नीचे स्टेट हेड्स होते होंगे शायद, फिर ब्रांच मैनेजर्स होते हैं, फिर असिस्टेंट मैनेजर्स होते हैं, फिर क्लर्क्स होते हैं, इस तरह
ठीक है, तो इन सब का काम क्या है, मैक्सिमाइज एफिशिएंसी, कि बैंक जो है मैक्सिमम प्रॉफिट निकले बैंक से, ठीक है, और रैशनैलिटी रहे, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़रूरी हो जाती है ये। एफिशिएंसी इज अचीव्ड थ्रू स्पेशलाइजेशन वेयर ईच इंडिविजुअल परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क सूटेड टू देयर एक्सपर्टीज, ठीक है। तो स्पेशलाइजेशन भी इसका ब्यूरोक्रेसी का एक प्राइमरी फीचर होता है। स्पेशलाइजेशन मतलब कि डिवीजन, क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर, सबको अपने अपने काम पता है। कोई सी भी आप एग्जांपल उठा के लिख लीजिए ब्यूरोक्रेसी का, या इवन कि कोई भी मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क का, रेलवेज ले लीजिए। ऐसा नहीं होता कि एक ही आदमी सारे काम कर रहा है, मतलब रेल का जो ड्राइवर है, लोको पायलट जो है, वो भी एक ही आदमी है, गार्ड भी वही है, स्टेशन मास्टर भी वही है, और जो रेल का रीजनल हेड है वो भी मतलब कोई भी कुछ भी कर सकता है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि एग्जाम ही जैसे, मतलब जब आप रेलवेज में जाते हैं तो आपको क्लियरली आप एग्जाम देते हैं, भाई मैं किसके लिए दे रहा हूँ, लोको पायलट के बनने के लिए दे रहा हूँ, या गार्ड बनने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबका अपना अपना काम होता है, और जिसके जिस जॉब, मतलब जिस तरह से डोमेन में या जिस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के लिए आपको सेलेक्ट किया गया है, आपको पूरी ज़िंदगी वही काम करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप लोको पायलट के लिए सेलेक्ट हुए हैं, तो पूरी ज़िंदगी आप लोको पायलट ही रहेंगे। हो सकता है बहुत ही सीनियर होके आपको कुछ प्रमोशन मिल जाए, आप या हेड लोको पायलट बन जाएँ, ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक ही आदमी सारे काम कर रहा है। क्योंकि क्या होता है, क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर होता है, और उससे इससे क्या फ़ायदा होता है, स्पेशलाइज़ेशन। क्योंकि हर चीज़ क्या है ना, आसान नहीं है कि यार कोई भी कर ले। ट्रेन चलाना आसान काम थोड़ी है, लोको पायलट बनना या गार्ड बनना। हर चीज़ के लिए स्पेशलाइज़्ड ट्रेनिंग चाहिए, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो एक आदमी एक ही काम में रहेगा, तो मैक्सिमम उसकी क्या होगी, एफिशिएंसी होगी, और काम को बहुत अच्छी तरह कर पाएगा। और यही हमारा प्राइमरी गोल होता है ब्यूरोक्रेसी में। देयर इज अ क्लियर हायरार्की ऑफ अथॉरिटी विच विद ईच लेवल ऑफ मैनेजमेंट एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द लेवल बिलो, ठीक है। तो ये हमने खूब बात कर ही ली है कि हायरार्की होती है किसी भी आप उसमें। इवन जैसे आप इंडियन आर्मी ले लीजिए, इंडियन आर्मी में भी प्रॉपर हायरार्की है। सबसे ऊपर जनरल होता है, उसके नीचे लेफ्टिनेंट जनरल, फिर मेजर जनरल, फिर ब्रिगेडियर, फिर मेजर, फिर कैप्टन, फिर लेफ्टिनेंट, ठीक है, लेफ्टिनेंट। तो सबको एक हायरार्की पता है। इंडियन गवर्नमेंट का एग्जांपल ले लीजिए, सबसे ऊपर प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर होम मिनिस्टर, फिर जो भी मिनिस्टर्स आते हैं, मतलब सब क्लियरली डिफाइंड है, एक हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, क्योंकि सबको पता है भाई मेरे ऊपर कौन है और मेरे नीचे कौन है। डिसीजन मेकिंग इज बाउंड बाय फॉर्मल रूल्स एंड प्रोसीजर्स एंश्योरिंग कंसिस्टेंटी, फेयरनेस एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। डिसीजन मेकिंग किस तरह होती है, फॉर्मल जो रूल्स हैं, रिटर्न रूल्स हैं और प्रोसीजर्स हैं, उनको फॉलो करके। कोई भी काम ऐसे ही नहीं हो जाता। अगर बड़े बाबू के साइन लगेंगे तो उनके साइन के बिना वो फाइल आगे नहीं बढ़ेगी और वो प्रोजेक्ट शुरू नहीं होगा या प्रोजेक्ट पास नहीं होगा। और बड़े बाबू को क्या चाहिए, बड़े बाबू को 100 रुपये की 100 तो नहीं, 100 रुपये तो पता नहीं किस ज़माने में लेते होंगे, आजकल तो पता नहीं क्या क्या ले रहे हैं, ठीक है, वो तो एक मजाक की बात है। लेकिन क्या है कि अथॉरिटी में सब जो भी अथॉरिटी है, हायरार्की है, तो उसी के हिसाब से काम होता है। अगर कोई सीनियर मैनेजमेंट है तो उनके, अगर उनके हरी झंडी के बिना कोई प्रोजेक्ट पास नहीं होगा तो नहीं होगा वो। रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन आर बेस्ड ऑन मेरिट डिटरमाइंड बाय क्वालिफिकेशन, कंपिटेंस एंड परफॉर्मेंस रेदर देन पर्सनल कनेक्शंस, ठीक है। तो मेरिट पे रिक्रूटमेंट या प्रमोशन होता है। जैसे रेलवेज की हमने बात करी, तो एग्ज़ाम देना पड़ता है आपको, तब जाके आपको सिलेक्शन होता है। इवन इंडियन आर्मी में एग्ज़ाम देना पड़ता है। प्रमोशन भी फिर आपकी सीनियर्स आपकी रिपोर्ट बनाते हैं, भाई आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही, उसके हिसाब से आपका प्रमोशन होता है। तो इससे क्या होता है, मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव हो जाती है। क्योंकि जो भाई, एक तो पहले एग्ज़ाम ले लिया, तो एग्ज़ाम में जो अच्छे जिनके नंबर आए, टॉप जिन्होंने किया, उन्हीं को सेलेक्ट किया हमने। तो वहाँ पे भी हमारी मतलब एफिशिएंट या अच्छे स्किल्ड या टैलेंटेड लोगों को ही हमने लिया, ठीक है। उसके बाद प्रमोशन जो हुआ वो भी मेरिट बेस्ड है। तो जो ने अच्छा काम किया, जिनकी रिपोर्ट अच्छी थी, उन्हीं को प्रमोट किया गया। तो क्या हो गया, मेरिट बेस्ड पे मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव हो गई, क्योंकि मोर जो टैलेंटेड और स्किल्ड लोग हैं और डेडिकेटेड वर्कर्स हैं, उन्हीं को फिर प्रमोट किया गया आगे। डिटरमाइंड बाय क्वालिफिकेशन एंड कंपिटेंस। कंपिटेंस वही होता है कितने आप हार्ड वर्किंग हैं, और एंड योर परफॉर्मेंस, ठीक है। रियल लाइफ इलस्ट्रेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लाइक इसरो, एवरीथिंग फ्रॉम रिक्रूटमेंट टू सैटेलाइट लॉन्च ऑपरेशंस इज स्ट्रक्चर्ड, डॉक्यूमेंटेड एंड रेगुलेटेड, इवन टी ब्रेक्स आर शेड्यूल्ड, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे इसरो का एग्जाम्पल दिया गया है, किसी का भी आप ले सकते हैं, लेकिन इसरो का ले लेते हैं। हर चीज़ एक तरह से तरीके से चलती है। भाई कोई नए साइंटिस्ट चाहिए तो क्या होगा, एक सरकार का एक वो सरकारी नोटिफिकेशन आएगा, भाई हमें इस पोस्ट के लिए ये चाहिए, इसकी ये क्वालिफिकेशन है, इतनी एज होनी चाहिए, और ये जो भी चाहिए। उसके बाद फिर ये वाला हम एग्ज़ाम लेंगे या इंटरव्यू लेंगे, उसके बेसिस पे हम करेंगे, फिर सैलरी ये रहेगी, हर चीज़ आप ज्वाइन करेंगे, पता नहीं कितने तो आपको डॉक्यूमेंट साइन करने पड़ेंगे। नॉन डिस्क्लोजर एनडीसी एनडीए साइन करने पड़ेंगे, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। मतलब कोई वहाँ पे टॉप सीक्रेट रिसर्च चल रही है इसरो में, आप 2 साल जॉब करके छोड़ दें और बाहर जाके बता दें,
ऐसा भी नहीं कर सकते आप। तो हर चीज़ मतलब उसका एक तरीका है, और हर चीज़ रिटर्न होती है, रिटर्न सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रिटर्न। वर्बल कुछ नहीं होता कि यार उसने कह दिया तो आप मान लिया आपने, हर चीज़ रिटर्न में होती है, ठीक है? इवन टी टी ब्रेक्स आर शेड्यूल्ड, तो हर चीज़ का एक टाइम होता है भाई, 4 बज गए चाय पी लो, 15 मिनट में वापस आ जाना। ठीक है, तो ये हमने देख ली थी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क। अब इसका बिल्कुल उल्टा क्या होता है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क। एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ वर्क सेटिंग वेयर देयर आर नो स्ट्रक्चर्ड रूल्स, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स और लीगल प्रोटेक्शंस कुछ भी नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, रिटर्न कुछ भी नहीं है, कोई एग्रीमेंट्स नहीं है। इंस्टेड द फंक्शनिंग ऑफ वर्क इज गवर्न्ड बाय सोशल नॉर्म्स, वर्बल एग्रीमेंट्स, पर्सनल रिलेशनशिप एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे एक चीज़ चलती है, वो वर्बल एग्रीमेंट। एग्जाम्पल एग्जाम्पल जैसे आप मान लीजिए एक पाव भाजी की ठेली लगा लीजिए, तो अब आपने तो लगा ली, अब आपको एक हेल्पर चाहिए, एक लड़का चाहिए जो भाई जो कस्टमर्स हैं उनको प्लेट लगा के दे, उनका पर प्लेट उठा ले, बाद में जो कस्टमर्स ने खा लिया उनको धोए। ठीक है, तो आप क्या कहोगे? किसी को पकड़ लो, भाई मैं तेरे को 10,000 रुपये पर मंथ दूंगा, शाम को 5 बजे से रात को 10 बजे तक अपन ठेली लगाएंगे, आ जाया कर, और बस बात खत्म। अब कोई एग्रीमेंट थोड़ी टाइप करवा के लाओगे क्योंकि वो जो बेचारा है उसको तो पढ़ना लिखना आता भी नहीं है, आप पाव भाजी की ठेली लगा रहे हो तो शायद आपको भी नहीं आता, लेकिन आता हो तो भी मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है। आपने उसको कह दिया भाई 10,000 दूँगा, आ जाइयो, शाम को 5 से 10 रोज़, बढ़िया है, आ गया, चला गया। कोई किसी तरह की इस तरह की बात नहीं हुई भाई तेरे को छुट्टियाँ कितनी मिलेंगी, तेरे को कैजुअल लीव कितनी मिलेंगी, तेरा अगले साल प्रमोशन होगा तो तू कोई हेड पाव भाजी शेफ़ बन जाएगा, कुछ भी नहीं है। सिंपल सा ये जॉब है, इतने पैसे हैं, रोज़ आ जाना। ठीक है? तो वर्बल एग्रीमेंट्स पे काम होता है। पर्सनल रिलेशनशिप्स पे होता है, भई आपको लड़का चाहिए तो आप ऐसे थो कहाँ से ढूँढोगे? सरकार जैसे यूपीएससी का नोटिफ़िकेशन निकलता है, अखबारों में ऐसा कोई नोटिफ़िकेशन थोड़ी निकालोगे, भाई 10,000 रुपए के लिए एक लड़का चाहिए। आप तो अपने किसी जानकार को बोलोगे भाई कोई लड़का है नज़र में है तो बता दे यार, तो कोई बता भी देगा आपको। तो पर्सनल रिलेशनशिप के थ्रू काम होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे काम होता है। वर्बल एग्रीमेंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, हर चीज़ बातों में होती है, सारी बात हवाई है, मतलब कोई रिटर्न कुछ नहीं होता। Key characteristics in informal organizations, there are no written contracts between employers and workers and to define terms of employment। जैसे आप अपने घर में मेड्स लगाते हैं जो आपके बर्तन धोती हैं या घर को साफ रखती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं, तो कोई किसी तरह का रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी होता है। उनको बोल देते हैं भाई ये घर आप देख लो, वो बोल देते हैं मैं तो 3,000 रुपये लूँगी, तो आप कहते हैं भाई ठीक है 3,000 ले लेना, कल से आ जाओ सुबह, बस वो आएगी अपना साफ करेगी चली जाएगी, आप महीने में उसको 3,000 रुपये दे देंगे। कभी उसकी तबीयत खराब हो गई तो वो फ़ोन करके बोल देगी भाई आज नहीं आ पाऊँगी मैं। एक दिन आप ठीक है कहेंगे, ठीक है, 2 दिन कहेंगे, जब वो ज़्यादा छुट्टियाँ लेने लग जाएगी, आप उसको बोलेंगे, "भाई कल से मत आना, मैं दूसरी कोई मेड देख लूँगा।" ठीक है? तो यहाँ पे इस तरह काम होता है, कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई किसी तरह का लीव्स या छुट्टियों का प्रावधान नहीं होता है आम तौर पे, लेकिन आजकल मेड्स बड़ी मॉडर्न हो गई हैं, वो बोलती हैं, "भई हमें भी संडे की छुट्टी चाहिए।" ठीक है? तो ये भी, लेकिन अगर ऐसा वो मेड बोल रही है, तो ये भी सिर्फ़ वर्बल ही होगा। कोई आप कोई नोटराइज़्ड डॉक्यूमेंट नहीं बनवाएँगे। हालाँकि आजकल बड़े शहरों में तो इतना तो हो रहा है कि एटलीस्ट वो क्या होता है, लेकिन वो तो बस क्या होता है, बैकग्राउंड चेक होता है। जैसे थोड़ी घटनाएँ ऐसी होने लग गई ना कि मेड्स वगैरह ने चोरी-वोरी कर ली, तो उनका एक बैकग्राउंड चेक वगैरह करवाया जाता है कि भई ये ठीक है, कुछ ऐसा तो नहीं है। लेकिन ऐसा कोई बाकी ये नहीं होता कि फॉर्मल ऑर्गेनाइज़ेशन की तरह हर चीज़ डिफ़ाइन की जाए, भाई आपकी सैलरी इतनी होगी, आपका ये इतना होगा। जैसे और एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, मान लो आपने कोई ट्रक खरीद लिया, पैसे आ गए आपके पास, आपने कोई ट्रक खरीद लिया एक। अब ट्रक आप तो चलाएँगे नहीं, आपको एक ड्राइवर चाहिए। तो ये क्या है? ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क है। आपने एक ड्राइवर ले लिया, उसको 20,000 रुपए पर मंथ दिए और बोला भाई ट्रक में माल भरो, जहाँ भी पहुँचाना है पहुँचाओ और महीने में जो भी बच जाए मेरे को पैसे दे देना। कोई रिटर्न मतलब कुछ नहीं, डॉक्यूमेंट सब वर्बल पे होता है, जानकारी पे, पर्सनल रिलेशनशिप पे होता है। भैया आपको इतना महँगा ट्रक है, 20 लाख रुपए का तो शायद आता ही होगा, 20-30 लाख रुपए का ट्रक, उसको ड्राइवर के हाथ में दे रहे हैं तो आपको कुछ तो वो चाहिए ना, ऐसे थोड़ी किसी को भी दे देंगे। तो पर्सनल रिलेशन किसी जानकार के थ्रू आपने उसको ढूँढा है। जॉब सिक्योरिटी इज एब्सेंट एंड वर्कर्स कैन बी हायर्ड और डिसमिस्ड एट विल। ठीक है, आपने जैसे मेड लगाई थी घर साफ रखने के लिए, आपका ट्रांसफ़र हो गया कहीं, तो आप कह रहे हो मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो घर को किराए पे दूंगा, तो मेड को भी बोला भाई कल से मत आना, जो नया किराएदार आएगा वो देख लेगा अपने हिसाब से, अगर उसको लगवानी होगी तो ठीक है, नहीं तो आप जा सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी हायर किया जा सकता है, कभी डिसमिस किया जा सकता है, कोई किसी तरह कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, रिटर्न एग्रीमेंट की भाई आपने तो बोला था, आप मेरे को क्यों निकाल रहे हो, कुछ नहीं। ठीक है, देर इज नो एक्सेस टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट सच एज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस और पेंशन। ठीक है, सिंपल सी बात है, आप कोई मोमो की ठेली पे लड़का रखा है तो आपने क्यों उसको पेंशन थोड़ी देंगे आप। ठीक है ना, ये तो मजाक की बात, कैसे पॉसिबल है। ठीक है,
वेज एंड वर्किंग कंडीशंस आर आर्बिट्रेरी, ऑफन डिटरमाइंड बाय एम्प्लॉयर्स डिस्क्रिप्शन रेदर देन एनी लीगल और स्टैंडर्डाइज सिस्टम। आर्बिट्रेरी मतलब फिक्स नहीं होती, कुछ भी हो सकता है। मतलब कोई बहुत ही बड़े दिल वाला कोई है मालिक आपका, तो वो क्या उस वो ढाबा चलाता है मान लीजिए, और आप ढाबे पे लग गए वेटर। वेटर का काम क्या है, आप जात के पूछते हैं भाई, वो पूछता है भाई क्या खाने में क्या क्या है। तो ढाबे पे क्या होता है, एक तो वो रिटर्न मेन्यूज नहीं होते, फिल्मों में दिखाते हैं ना भाई, वो आपको एक तो थोड़ा ट्रेनिंग भी चाहिएगी, आपको जाके बोलना पड़ेगा भाई मटर पनीर, शाही पनीर, दाल तड़का, दाल फ्राई, ये वो, ये तंदूरी रोटी, लच्छा पराठा, मतलब वो सारा रटना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वो करने के बाद आप ऑर्डर वॉर्डर लेके, आपका जो भी काम है, ठीक है। तो वो ढाबे का मालिक बड़ी दिल वाला है, तो उसने कहा भाई ठीक है, तो काम करो, आप लंच और डिनर भी यहीं कर लिया करो, ढाबे में इतना खाना बनता है, आप भी खा लो, ठीक है। तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी, वो आपको सिर्फ सैलरी भी दे सकता था, भाई तेरी 10,000 रुपये पकड़ और निकल यहाँ से, मतलब निकल, मतलब आप ले और अपना काम करिए। लेकिन वर्क कंडीशंस आर आर्बिट्रेरी ऑफन डिटरमाइंड बाय एम्प्लॉयर्स डिस्क्रिप्शन, मतलब मालिक जो आपका है उसके उसके मर्जी के ऊपर है, मतलब मालिक की मर्जी। तो उसने कहा भाई यहाँ खाना खा लेना, तो कहा ठीक है यार बढ़िया है, अपना खाने का पैसा बच गया, मालिक बोलते हैं यहीं खा लिया करो, ठीक है। बाकी जैसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में देखा था ना, तो वर्क कंडीशंस लगभग लगभग सबकी सेम होती हैं। जैसे आप आईटी एम्प्लॉय हैं, आप टीसीएस में काम कर रहे हैं या इन्फोसिस में काम कर रहे हैं, तो लगभग लगभग हर जगह सेम, जैसा सेम एनवायरनमेंट होता है, ऑफिस भी सेम होते हैं, लीव स्ट्रक्चर्स भी सेम होता है, जॉब सिक्योरिटी भी लगभग 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 सेम ही होती है। और पैसा जरूर डिफरेंट मतलब डिफरेंस होता है, क्योंकि पैसा तो आपके स्किल के बेस्ड होता है। आप अभी आपका एक्सपीरियंस कितना है, फ्रेशर है तो कम मिलेगा, 10 साल का एक्सपीरियंस ज़्यादा मिलेगा। लेकिन मोर और लेस वर्क कंडीशंस लगभग लगभग सब सारे एम्प्लॉयज़ की सेम होती हैं, नंबर ऑफ लीव्स, ठीक है। वर्किंग आवर्स कितने घंटे काम करना है, वीक डेज सैटरडे संडे ऑफ रहता है, ठीक है। लेकिन इनफॉर्मल में क्या होता है, इनफॉर्मल में होता है मालिक की मर्जी, मालिक की मर्जी, जो मालिक ने कहा वैसा करेंगे। द सिस्टम ऑपरेट्स बेस्ड ऑन ट्रस्ट, पर्सनल कनेक्शंस एंड सोशल प्रेशर रेदर देन फॉर्मल रूल और रेगुलेशन, ठीक है। तो वही बात है, पर्सनल कनेक्शन, भाई ढाबे पे आपने कोई लड़का रखना है तो जानकारी से तो लाओगे, और क्या अखबार में ऐड थोड़ी दोगे काम के लिए। ट्रस्ट भी होना चाहिए, कोई जैसे लिखा पढ़ी कुछ नहीं है, तो आपको एक तो मालिक पे ट्रस्ट होना चाहिए। आपने 30 दिन काम कर लिया, 30 दिन बाद मालिक पैसा ही ना दे तो क्या कर लोगे आप। और मालिक को आप पे ट्रस्ट होना चाहिए, आप ढाबे पे काम कर रहे हो, अपनी पैंट में 2-3 गिलास और चम्मच डाल के रोज ले जाते हो, और फिर मालिक कह रहा है जी कम कैसे हो रही हैं चम्मच और गिलास, ठीक है। तो ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, पर्सनल रिलेशनशिप होती है, और सोशल प्रेशर होता है। सोशल प्रेशर मतलब भाई किसी भी तरह का कोई विवाद खड़ा हो गया, मालिक ने आपको 30 दिन काम करा लिया, पैसे नहीं दिए, तो फिर आप क्या करोगे। कोर्ट में थोड़ी आता है गरीब आदमी, इतने पैसे ही नहीं है। तो सामाजिक दबाव बनाया जाता है, बगल वाले ढाबे वाले से बोलोगे आप, और जिस जानकार ने के थ्रू आपको नौकरी मतलब लगवाई थी, उसने उस जानकार को बोलोगे भाई वो तूने कहाँ नौकरी लगवा दी, हो तो पैसा ही नहीं दे रहा, फिर वो जाएगा आपके साथ, भाई दे दे इसका पैसा दे दे, ठीक है। तो सामाजिक दबाव बनाया जाता है कोई किसी भी तरह का विवाद को सुलझाने के लिए। लेकिन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि हर चीज़ रिटर्न होती है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ रिटर्न है, तो लीगल एक तरह से हो जाती है, तो लीगल फिर पुलिस भी आ सकती है, सारे काम हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो भाई सामाजिक दबाव से ही काम होगा, वो लिखा तो कुछ है नहीं। भाई 30 दिन आपने काम कर लिया और मालिक ने पैसे नहीं दिए, तो मालिक बोलेगा जा, नहीं देता क्या कर लेगा, क्योंकि आप कुछ कर भी नहीं सकते ना। आप पुलिस के पास जाएंगे तो पुलिस कहेगी हमें क्या पता, देखो तुम्हारे बीच की तो बात हुई थी, हम कैसे बताएं इसमें, ठीक है। तो एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हायर ऑन डेली वेज, डोमेस्टिक वर्कर, स्ट्रीट वेंडर, एग्रीकल्चर लेबर, चाइल्ड लेबर, ठीक है, किसी भी तरह का, समझ ही गए होंगे आप। चाइल्ड लेबर हो गए जो चाय की दुकानों पे काम कर रहे हैं, ये मकान बनते हैं तो यहाँ पे जो मजदूर काम करते हैं। लेबर चौक होती है ना, हर हर शहर में होती है लगभग लगभग लेबर चौक। तो लेबर चौक में क्या है, सुबह 8 बजे ये सारे मिस्त्री मजदूर आ जाते हैं और वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। तो फिर जिसको भी चाहिए भाई, रोज मतलब डेली डेली बेसिस पे हायरिंग होती है कि भाई आज 2 मजदूर चाहिए और 2 मिस्त्री चाहिए, तो भाई आ जाओ, गाड़ी में बैठ जाओ, चलो काम किया, रात को शाम को फिर पैसा दे दिया, ठीक है। तो इंडियन कंटेक्स्ट क्या है, इंडियन कंटेक्स्ट तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हैं कितने से लोग, बड़े शहरों में ही तो होता है भाई, गवर्नमेंट जॉब्स कितने से लोगों के पास है, एंड प्राइवेट, वो भी प्राइवेट भी कौन सी, फॉर्मल वाली, कितने से, बहुत ही कम लोगों के पास होगी, ठीक है। तो इंडिया की तो मेजोरिटी, मेजोरिटी से ज़्यादा मेजोरिटी, मतलब अबाउ 90% लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, एनएसएसओ, तो एनएसएसओ क्या है, ये सरकारी एक तरह से विभाग है एक, ये मिनिस्ट्री ऑफ किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है शायद, उसके अंडर में आता है ये, ठीक है। एंड पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये जो पीएलएफसी है, पीएलएफएस है, ये भी एनएसएसओ ही करवाता है।
ठीक है, तो ओवर 92% ऑफ इंडियन वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन इनफॉर्मल सेक्टर। बताइए 92%, तो एक तरह से तो नेग्लिजिबल ही है। 8% लोग ही हमारे यहाँ फॉर्मल वर्क सेक्टर में हैं, जिनको प्रॉपर एक तरह से जॉब सिक्योरिटी है, जॉब के लिए उनके पास एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, उनको पता है भाई 1 तारीख को हमें सैलरी मिल जाएगी, उनको पेड लीव्स मिलती हैं, उनका प्रमोशन का भी क्लियर कट तरीका है कि भाई। इसलिए तो देखिए गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी के लिए क्यों इतनी भीड़ लगती है, क्योंकि हर आदमी इस 92% से इस 8% में जाना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी है। भाई आपको संडे की छुट्टी मिलेगी, आराम से करिए, डेली 9 to 5 आपको काम करना है, आपको वर्क आवर्स भी बताएं। आप किसी के यहाँ प्राइवेट काम करेंगे तो वो आपसे कुछ मतलब 12 घंटे भी काम करवा सकता है। वो सुबह बोले 9 बजे आ जाना, और रात को हम 9 बजे जब तक ऑफिस। भाई साड़ी की दुकान है, मान लीजिए साड़ी की दुकान पे आप बन गए वो साड़ी दिखाने वाले। सुबह 10 बजे दुकान खुलती है और रात के 10 बजे तक चलती है। ठीक है, तो आपको 12 घंटे काम करना पड़ेगा, और किसी तरह का वो नहीं है। कल को दुकान घाटा हो गया, मालिक ने कहा यार तीन तीन थे आप लोग, 3 साड़ी दिखाने वाले थे, उसने कहा यार 3 तो बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं, इतना नहीं बैठ रहा, तो एक ही चाहिए, तो 2 को निकाल दिया, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए देखिए गवर्नमेंट जॉब्स की पीछे इतने क्यों लोग भागते हैं, इतनी तैयारियां करते हैं, क्योंकि हर आदमी इस 92% से इस 8% में आना चाहता है। एंड सेम विद कि यार जैसे अच्छे आईआईटीज़ की तैयारी करते हैं लोग, या अच्छा कोई कॉलेज मिल जाए, एमबीए में अच्छा मिल जाए, कि एटलीस्ट प्राइवेट जॉब भी मिले, तो वो भी फॉर्मल सेक्टर में मिले, इनफॉर्मल में ना मिले, वरना ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। मतलब कल का पता नहीं होता, कल मालिक निकाल दे तो क्या कर लोगे? किसी तरह का कोई पीएफ नहीं होता, पेंशन नहीं होती, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होती, हर चीज़ आपको एक तरह से वही जो आप दिहाड़ी मजदूर टाइप हो जाते हो। द इनफॉर्मल सेक्टर इन इंडिया इंक्लूड्स वुमेन एंगेज्ड इन हाउसहोल्ड और डोमेस्टिक वर्क हु ऑफन लैक कॉन्ट्रैक्ट्स और लीगल प्रोटेक्शंस। ठीक है, तो वही जैसे हमने मेड्स की बात की थी ना, जो मेड्स होती हैं घर में आपके झाड़ू पोछा लगाती हैं, या बर्तन धोती हैं, या इवन खाना भी बनाती हैं, तो वो जो होती हैं वो सब क्या होता है, वो इनफॉर्मल वर्क होता है। किसी तरह का आप कोई लिखा पढ़ी नहीं करते हैं, कोई बात नहीं होती है, बस भाई सिंपल एक ही बात की जाती है, भाई आपको यहाँ पे आना है, हम 2000 रुपये पर मंथ आपको देंगे, और कल से काम पे लग जाइए, बस बात खत्म। It comprises workers employed in unregistered micro, small and medium enterprises (MSMEs) where employment is typically informal and unregulated। ठीक है, तो MSMEs क्या होती हैं? बहुत ही मीडियम या स्मॉल या माइक्रो, बहुत ही माइक्रो, स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइजेज। जैसे मान लो कोई फैक्ट्री है, बहुत ही छोटी फैक्ट्री, वहाँ पे क्या बनता है, कागज़ बनता है। कागज़ से क्या बनाते हैं अपन, ये जैसे आपके जो स्कूल के या आप लोग भी यूज़ करते होंगे, रजिस्टर्स होते हैं जिसमें आप नोट्स बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें मान लीजिए 20 एम्प्लॉइज़ हैं, तो ये ज़्यादातर क्या होंगे, ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में वर्क होगा। इसमें इन 20 एम्प्लॉइज़ को कोई मालिक जो होगा वो लिखा-पढ़ी नहीं करेगा, कोई किसी तरह की स्टैंडर्ड वर्किंग कंडीशंस या टर्म्स नहीं होंगे। सिंपल बोल दिया जाएगा भाई इतने ये काम है, आपको ये काम करना है, इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, और ये आपकी सैलरी है। बस ये 3 बातें करके मतलब एक तरह से आपकी जॉब लग जाएगी वहाँ पे। बहुत तरह के, मान लो कोई मसालों की फैक्ट्री है, कोई मसाले बनाता है, तो वहाँ पे आप मसाला पीसने वाले बन गए। कोई पापड़ बनाता है, वहाँ पापड़ बनाने वाले लोग बन गए आप। कोई किसी की फर्नीचर का शोरूम है, वहाँ पे आप वो बन गए सेल्स बॉय टाइप जो होते हैं ना, फर्नीचर आप कस्टमर्स आते हैं उनको शो करते हैं। तो ये जितने भी जॉब्स होते हैं ना, ये सब क्या होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं। इसमें कोई कल का नहीं पता होता, कल मालिक कहता है भाई कल से नहीं आना, या मालिक को ही नहीं पता कल को शोरूम उसका ही बंद हो जाए, क्या करेगा वो? ठीक है, तो इसलिए हमारे ये जो 92% ऑफ इंडियंस कहाँ हैं, इंडियन वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन इनफॉर्मल सेक्टर। इसीलिए हर आदमी कोशिश करता है अच्छी पढ़ाई लिखाई करें, या तो बेस्ट तो होता है गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, क्योंकि वो उससे ज़्यादा तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कहीं हो ही नहीं सकती। क्योंकि प्राइवेट में भी तो हमेशा जॉब सिक्योरिटी का खतरा रहता है ना भाई। आप मान लीजिए टीसीएस में या इन्फोसिस में ही काम कर रहे हैं, तो ये हैं तो प्राइवेट कंपनी, कल को घाटा हो गया इन्फोसिस का, वो बंद हो गई, तो ले ऑफ हो जाएगा ना। जैसे कितना होता है, जैसे वो किंगफिशर का आपको याद होगा, ये किंगफिशर पहले बहुत चलती थी, फिर जब ये विजय माल्या साहब पैसा लेके भाग गए, लंदन चले गए, और उससे पहले भी मतलब इन्होंने सैलरी देनी बंद कर दी थी पायलट्स वगैरह की। इन्होंने एयरलाइंस खोली थी, तो बहुत इन्होंने पायलट्स ने और जितना भी स्टाफ था बहुत सड़कों पे उतरे, लेकिन कुछ होता जाता है नहीं। ठीक है, तो बेस्ट तो मतलब देखो लाइफ सिक्योरिटी चाहिए होती है, तो बेस्ट इसलिए गवर्नमेंट जॉब बेस्ट होती है। ये बाद में बच्चों को समझ में आता है जब एज ज़्यादा हो जाती है, मतलब बेसिकली जब आप माँ बाप बन जाते हैं, अगर बेस्ट गवर्नमेंट जॉब है। इसलिए जब भी कोई भी अपनी लड़की की शादी करता है तो कहता है कि भाई मुझे लड़का चाहिए कैसा, गवर्नमेंट जॉब वाला। जैसे नायक फिल्म में था ना डायलॉग कि भाई चाहे तनख्वाह चाहे 10,000 हो चाहे 15,000, नौकरी तो सरकारी ही चाहिए। फिर अनिल कपूर बोलता है इस उम्र में तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। ठीक है, तो गिग वर्कर्स सच एज डिलीवरी पर्सनल्स वर्किंग
for platforms like Zomato and Swiggy are also considered part of informal sector as they often lack formal employment status and associated benefits। ठीक है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इनफॉर्मल है, इसमें तो कुछ भी नहीं होता। ये तो आप इवन अपना जैसे मोबाइल निकालिए, आपको किसी दिन लॉग इन करिए, जिस दिन आपका मन कर रहा है थोड़ा काम कर लेता हूँ, जाइए 2-4 डिलीवरी करिए, घर पे आ जाइए, उसका पैसा मिल जाएगा, कल मत करिए। बाकी कोई किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि आपको इतना काम मिलेगा ही मिलेगा, आपको इतनी सैलरी मिलेगी ही मिलेगी। ये गिग वर्कर्स बोलते हैं इनको, ठीक है? और गिग वर्कर्स का एग्जांपल क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई आजकल ये शादियों में आपने देखा होगा ना, ये स्टेज परफॉर्मेंस होती हैं, जिसमें आजकल लड़के के सारा खानदान नाचता है। खानदान नाचता है मतलब वो एक माइक पे एक बंदा खड़ा होता है स्टेज पे, वो आके बोलता है अब आएंगे लड़के के बुआ जी, अब आएंगे लड़के के फूफा जी, और वो सब नाच नाच के दिखाते हैं। तो वो जो माइक पे जो बोल रहा है, वो एक क्या गिग कर रहा है अपना, मतलब वो एक जैसे होता है ना कि गिग बोलते हैं इनको, भाई छोटा सा मेरा काम है, क्या करते हैं आप, मैं माइक, इनको बोलते हैं एमसी बोलते हैं शायद, माइक कंट्रोलर ऐसा कुछ बोलते हैं। तो स्टेज पे माइक संभालते हैं, तो ये गिग होता है। भाई छोटा काम है, आपने 4 घंटे किया स्टेज पे, इतना पैसा मिल गया आपको। तो ये सब भी क्या आएगा, इनफॉर्मल में आएगा। Special vulnerability: women and children working in informal sectors face heightened vulnerability due to low wages, hazardous working conditions, lack of access to any reversal return mechanism, result in multiple layers of exploitation without any institutional support or legal protection। ठीक है, तो जो महिलाएं हैं और बच्चे हैं, इन ये जब काम करते हैं तो इनका बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता है, क्योंकि वीकर होते हैं, वीकर सेक्शन मतलब एक तरह से बोला जाता है, क्योंकि देखिए बच्चा है तो वो तो है ही वीक, और जो महिलाएं उनको भी हमारे समाज में पेट्रियार्कल का समाज रहा ज़्यादातर, तो इनका मतलब हज़ार्डियस वर्किंग कंडीशंस होती हैं, पैसा बहुत कम मिलता है, क्योंकि महिला मजबूर है, लड़ झगड़ नहीं सकती बेचारी, तो इसलिए उनका एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है। सेम विद चिल्ड्रन, बच्चा है कोई 10 साल का, माँ-बाप गरीब हैं, तो वो स्कूल जाने की जगह क्या करेगा, किसी चाय की दुकान पे चाय पिलाने लग गया, तो उसको जो भी मालिक देगा, या मतलब ₹50 पर डे भी दे दो, बेचारा क्या करेगा? कर लेगा ₹50 में काम। तो उनसे क्या होता है, एक्सप्लॉइटेशन होता है उनका, क्योंकि दे आर वीकर, उनको ऐसा है मतलब माना जाता है भी माना क्या जाता है। ओवरलैप एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वर्क, तो ठीक है, तो कई बार फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वर्क ओवरलैप कर जाता है। कैसे? इट्स अ कॉमन मिसकंसेप्शन दैट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस आर एंटायरली सेपरेट। इन रियलिटी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स हैज ऑफन कोएग्जिस्ट एंड ओवरलैप विद इन द सेम वर्क प्लेस। ठीक है, तो मतलब बेसिकली तो इनफॉर्मल में फॉर्मल नहीं आता, इनफॉर्मल तो इनफॉर्मल ही होता है। फॉर्मल में क्या होता है, फॉर्मल वर्क एनवायरनमेंट में कई बार इनफॉर्मल बिहेवियर करते हैं लोग ज़्यादा, मतलब होता है ना कि यार अपन बोलते नहीं यार इतना फॉर्मल क्यों हो रहा है, फॉर्मल होने का मतलब क्या होता है, आप बिल्कुल ऑफिशियल उसकी तरह काम बात करें। लेकिन क्या होता है ना, जब आप कभी ऑफिस में काम करके देखिएगा, जब आप 3-4 साल या 2-3 साल रोज मतलब किसी के साथ उठते हैं बैठते हैं, जैसे स्कूल कॉलेज में होता है ना, धीरे धीरे फैमिलिटी हो जाती है, तो लोग क्या है, वो फॉर्मल जो बिहेवियर होता है वो बंद कर देते हैं, इनफॉर्मल बिहेवियर शुरू हो जाता है, क्योंकि एक तरह से वो जो कलीग्स होते हैं आपके दोस्त भी बन जाते हैं, जानकार तो हो ही जाते हैं, रोज़ की बातें होती हैं, तो हर आदमी से आप थोड़ा लीनिएंट हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे भाई हायरार्की तो होती है, बॉस से नहीं हो सकते, बॉस तो फिर आपको मतलब सही कर देगा अगर ज़्यादा आपने है ना? तो लेकिन कलीग्स वगैरह के साथ एक इनफॉर्मल बिहेवियर शुरू हो जाता है, लीनियंसी हो जाती है कि भाई और भाई क्या हाल है, बढ़िया, चलो यार चलते हैं, चाय पी के आते हैं, कुछ खाते हैं, ये करते हैं, वो होते हैं, और भाई क्या हाल है, ठीक है? तो इस तरह से क्या है, फॉर्मल वर्क एनवायरनमेंट में इनफॉर्मल बिहेवियर शुरू हो जाता है, क्योंकि देखिए ह्यूमंस हैं सारे के सारे, हम थोड़े दिन भी किसी के साथ रहें तो थोड़े हम अ, थोड़ा जानने लग जाते हैं, लीनिएंट हो जाते हैं एक दूसरे से, थोड़ा क्या बातचीत, थोड़े खुल जाते हैं, खुलना बोलते हैं ना, एक दूसरे खुल गए एक दूसरे से। पहली बार आप किसी से मिलते हैं तो बहुत ही मतलब बस इतना हेलो हाई करते हैं, जैसे लड़का लड़की देखने जाता है तो बस है ना, हाँ भाई बढ़िया, ठीक है। तो जब शादी के 10 साल बाद उनको देखो तो मतलब कौन क्या है पता ही नहीं पड़ता, ठीक है? खुल जाते हैं ना लोग एक दूसरे से विद 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 द टाइम। पीटर बैल्यूज डायनेमिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, तो इन्होंने एक 1955 में एक बुक लिखी थी, द डायनेमिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। पीटर ब्लू अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट हैं ये, हैं शायद, अभी भी नहीं है शायद, ये अब तो इनका हो चुका है काम। पीटर बैल्यू ऑब्जर्व दैट इवन इन हाईली फॉर्मलाइज सिस्टम्स इनफॉर्मल नेटवर्क्स नेचुरली डेवलप। ठीक है, तो हाईली फॉर्मलाइज सिस्टम है, मतलब कोई हाईली फॉर्मलाइज सिस्टम जैसे बहुत वैसी ब्यूरोक्रेसी है कोई, जैसे इंडियन आर्मी ले लीजिए या रेलवेज ले लीजिए, तो वहाँ पे भी क्या होगा, इनफॉर्मल नेटवर्क्स नेचुरली डेवलप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बिकॉज सारे क्या हैं, ह्यूमंस हैं हम,
तो कितनी भी आप ब्यूरोक्रेसी में हायरार्की और ये सब स्ट्रक्चर बना लीजिए, इंसान तो देखिए जब एक दूसरे से बातें करेगा। भाई सिंपल सा एग्जांपल है ना, आप जैसे मान लीजिए काम कर रहे हैं और कोई क्रिकेट वर्ल्ड कप का मैच है उस दिन फाइनल, तो अब आप ये थोड़ी कि कोई कोई किसी से बात ही नहीं करेगा और सब अपने काम में लगे हैं। भाई सब इंसान हैं, बोलेंगे यार अरे यार वो गिर गया, विकेट गिर गया, कोहली आउट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, डिस्कस करेंगे ना मैच को, क्योंकि ह्यूमन है, इमोशंस है, मशीन नहीं है। तो और भी कोई जैसे कोई दिवाली है तो पूछेंगे भाई दिवाली पे क्या आपने किया, या कोई आपके घर में मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो आपका कलीग आपसे पूछेगा भाई क्या बात होगी बताओ मुझे ये वो। क्योंकि इंसान है, इंसान सोशल एनिमल है, तो बातचीत करते हैं, बातचीत करने से क्या है हम खुल जाते हैं। ठीक है, तो हाईली फॉर्मलाइज सिस्टम हो वहाँ पे भी इनफॉर्मल नेटवर्क्स नेचुरली डेवलप। एम्प्लॉयज फ्रीक्वेंटली फॉर्म अनऑफिशियल क्लीक्स। क्लीक्स क्या होते हैं? क्लीक होता है एक छोटा ग्रुप, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, जिसमें कि वो चाहते हैं कि हम ही रहें, किसी दूसरे की एंट्री ना हो। मतलब जैसे कि जैसे वो नहीं होती कॉलेज में गैंग बोलते हैं हम, भाई 4 लोगों की हमारी गैंग है, हम साथ में ही रहते हैं। ठीक है? तो या वो 4 बेस्ट फ्रेंड या बेस्टीज़ या बडीज़ या जो भी आप बोलना चाहें, तो फिर क्या है ना दूसरे को हम इसमें अलाउ नहीं करते। तो हम अपनी आपस में बातें करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मस्ती मज़ाक करते हैं। ठीक है? तो ऑफ़िसेज़ में भी ये शो सब बन जाता है, क्योंकि ऑफ़िस में भी तो कोई ह्यूमन से तो काम कर रहे हैं, कोई मशीन थोड़ी है। तो इसी तरह अनऑफ़िशियल क्लिक्स बन जाते हैं। भई 3-4 लोगों ने मिलके अपना एक ग्रुप बना लिया, साथ में वो चाय पीने जाते हैं, साथ में ही लंच करते हैं। ठीक है? कई बार ऑफ़िस के बाहर भी मिल लेते हैं, अगर बैचलर्स हैं, संडे को कहीं घूमने चले गए, पिक्चर देख ली। तो मतलब वो साथ में उनका एक ग्रुप या गैंग टाइप बन गई, जैसे कॉलेज में बोलते हैं ना। एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन ऑफ द रिकॉर्ड समटाइम्स बाईपास फॉर्मल चैनल्स टू गेट थिंग्स डन मोर एफिशिएंटली। ठीक है? अब जैसे क्या होता है कई बार, जैसे हमने देखा कि क्या है ब्यूरोक्रेसी में हायरार्की है। तो हर काम क्या एक तरीके से होगा, उसके साइन लेके आइए, उसके साइन लेके आइए। मान लीजिए कोई 2 डिपार्टमेंट हैं, ठीक है? तो अब डिपार्टमेंट ए है और आप डिपार्टमेंट बी है। आप डिपार्टमेंट ए में काम करते हैं और आपको डिपार्टमेंट बी में कोई काम करता है, उससे कुछ सर्टेन इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो अब इसका प्रोसेस ये है कि आप अपने डिपार्टमेंट हेड से साइन करवाइए और उसके फिर डिपार्टमेंट बी के हेड के पास जाइए, वो फिर डिपार्टमेंट बी के उस आदमी को बोलेगा कि भाई इनको इन्फॉर्मेशन दे दो। तो आप इस प्रोसेस से जाइए, तो इसमें आपको 2-3 दिन लग जाएँगे क्लियरेंसेस लेने में। एक ये होता है कि पर्सनली आप उस बी डिपार्टमेंट बी में जो बंदा है जो आपको इन्फॉर्मेशन देगा उसको आप पर्सनली जान गए हैं, क्योंकि कई बार आप ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन ले चुके हैं, तो आपकी इतनी जानकारी हो गई, आप डायरेक्टली जाके बोलते हैं यार यार ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दे यार, मैं 3 दिन लग जाएंगे मुझे, मेरा प्रोजेक्ट फटाफट खत्म हो जाएगा। तो वो भी कहता है ठीक है कौन सी इतनी बड़ी बात है ले। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इनफॉर्मल, एक तरह से आपने एक इनफॉर्मल नेटवर्क बना लिया। फॉर्मल नहीं हो, फॉर्मल तरीका तो क्या होता, प्रॉपर आप पूरी परमिशन लेते सब करते, उसके बाद होता। एक आपने इनफॉर्मल नेटवर्क बना लिया, आपने बाईपास कर दिया टू गेट थिंग्स डन मोर एफिशिएंटली। ठीक है? तो ब्यूरोक्रेसी का सबसे बड़ा जो वो होता है डाउन साइड या डिसएडवांटेज वही होता है कि बहुत ही चीज़ें स्लो हो जाती हैं, क्योंकि हर चीज़ का एक तरीका है। तो पहले उसके साइन लेके आइए, फिर उसके साइन लेके आइए, फिर उसके साइन लेके आइए, फिर जैसे अमिताभ बच्चन बोलता है ना, जाओ पहले उसके साइन लेके आओ, तो वो साइन लेने लेने में ही मतलब बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, इनफॉर्मली काम करते हैं। या जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में देखिए, पुलिस में जैसे इन्फॉर्मर्स होते हैं। वो सरफरोश में मूवी अगर आपने किसी ने देखी हो, तो जैसे उसमें इंस्पेक्टर सलीम होता है ना, तो वो आमिर खान बोलता है, वो जाता है ढूँढने, उसको नहीं मिल पाता, फिर वो इंस्पेक्टर सलीम आके बोलता है ये यहाँ पे मिल जाएगी वो इन्फॉर्मेशन जो भी होती है। क्योंकि उसका क्या है, वो इनफॉर्मल नेटवर्क ऑफ जो इन्फॉर्मर्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो वो भी एक तरीका, मतलब एक फॉर्मल तरीके से वो काम नहीं कर रहा था। बेसिकली तो मतलब ये होता है कि जब भी आप जो स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या स्टैंडर्ड प्रोसीजर ऑफ वर्क है, कोई काम इस तरह हुआ, उसको बाईपास करते हैं जानबूझ के, ये जानते हुए कि ये करने से काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है? तो उसको हम ये बोल देते हैं। Examples of a formal office setting in informal workplace like a bank, managers may informally seek advice from junior employees despite the formal chain of command। ठीक है? अब कई बार होता है मैनेजर्स भी जो जैसे क्लर्क है उससे पूछ पूछ लेता है भाई, क्योंकि कई बार क्या होता है कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मैनेजर को नहीं पता, क्लर्क को पता है। तो एक तरह से वो हायर पोजीशन में होने के बाद भी एक लोअर एम्प्लॉय की एडवाइस ले रहा है। सब चलता है क्योंकि सब ह्यूमंस है ना, कोई इतना वो परफेक्ट नहीं है। Peons or support staff often act as gatekeepers or important information using their unofficial influence within the organization। अब पियोन हो गया, ये सपोर्ट स्टाफ हो गया, इनको क्या है सारी खबर रहती है, क्योंकि सबको जा जाके चाय पिलाते हैं, तो उनको पता है भाई वो क्या कर रहा है, वहाँ पे क्या कर रहा है। कोई मान लीजिए कोई ऐसा गवर्नमेंट का कोई ऐसा ऑफिस है
कई बार तो क्या होता है, ये पियोन जैसे मान लीजिए आपको ट्रांसफ़र करवाना है अपना, सरकारी ऑफ़िस में हैं आप, तो क्या है ना, ये पियोन्स के थ्रू भी काम होता है, क्योंकि पियोन्स बड़े बाबू को चाय पिलाते हैं रोज़ जाके, तो फिर ये चाय के साथ-साथ वो जो लिफ़ाफ़ा है वो भी डाल देते हैं। लिफ़ाफ़े में क्या होता है, आपका नाम और जहाँ पे आपको ट्रांसफ़र कराना है, और थोड़ा-थोड़ा थोड़ी मतलब वो थोड़ा पैसा होता है, कैश होता है, ठीक है? तो ये पियोन्स वहाँ दे देते हैं और फिर वो आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है? तो जो ये लोअर स्टाफ़ होता है, सपोर्ट स्टाफ़ या पियोन्स होते हैं, तो एक तरह से इनको सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। तो ये भी कई बार इस तरह के काम करवा देते हैं, अनऑफ़िशियल काम हुआ ना भाई, देखो किसी को पैसा देकर अपना ट्रांसफ़र कराना, तो वो अनऑफ़िशियल ही कहलाएगा। Casual tea time conversations and gossip among employees can significantly shape office politics and influence decision making आउटसाइड द फॉर्मल स्ट्रक्चर। तो ये बहुत एक तो हानिकारक भी होता है, इसलिए कई बार ऑफिस में काम करें तो इसलिए बोलते हैं कि भाई ज़्यादा मतलब ज़्यादा खुलो मत लोगों से, क्योंकि मान लीजिए आप टी टी ब्रेक है, 5-6 लोग आप कलीग्स मिलकर चाय पी रहे हैं, आपने कोई बॉस के बारे में कोई बात कह दी, अरे यार वो तो ऐसे ही है, या कुछ भी आपने ऐसा कह दिया डेरोगेटरी, आपको नहीं पता इन 5-6 जिनके साथ आप चाय पी रहे हैं कि इनमें से बॉस का ख़ास कौन है, या नहीं भी है, तो वो आपको पसंद करता है कि नहीं करता। वो यही बात जाके बॉस को बोल दे, आपको पता ही नहीं पड़ेगा, यार मेरा प्रमोशन ही रुक गया, मेरे को बॉस प्रमोट ही नहीं कर रहा और मुझे नाइट शिफ्ट में लगा दिया, आपको पता भी नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो इसलिए जो कैजुअल टी टाइम कन्वर्सेशंस, गॉसिप होते हैं, इनसे बच के रहना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, ऑफ़िस पॉलिटिक्स हो जाती है और इससे फिर डिसीजन मेकिंग भी इन्फ्लुएंस हो जाती है। आपके कैरियर मतलब आपका जो ग्रोथ है वो भी थोड़ी हैम्पर हो सकती है। मेयर एंड रोवेन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो इन्होंने 97 में जॉन मेयर एंड ब्रायन रोवन ने, ये अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने 1977 में एक पेपर लिखा था, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है? तो जो हम टॉपिक बेसिकली बात करें उसी वही चीज़ लिखी, मतलब उसी पे एक पेपर लिखा था और इन्होंने कहा था, दे आर्ग्यूड दैट इन मैनी ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्मल रूल्स ऑफन सर्व एज सिंबॉलिक रिचुअल्स, helping institutions appear legitimate and professional to the outside world even if those rules are not strictly followed in practice। मतलब कि क्या बताया इन्होंने, सिंबॉलिक रिचुअल्स, मतलब बाहर से दिखाने के लिए तो भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन का तरीका ये है, भाई यहाँ पे ऐसे काम होता है, हमारा लीग बड़ा तरीके से काम होता है, पहले वहाँ पे साइन आते हैं, लेकिन अंदर पे वो काम उस तरह नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम इस तरह का पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने लग गए तो कभी हम अपने टाइम पे प्रोजेक्ट पूरे कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है? तो वो दिखाने के लिए तो उनके रूल्स होते हैं, जैसे होता है ना हाथी के दाँत दिखाने के और खाने के और, तो इस तरह सिंबॉलिक रिचुअल्स क्या होते हैं कि भाई दिखाने के लिए हमारे कंपनी में ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लेकिन एक्चुअल में जो काम होता है वो फिर इनफॉर्मल तरीके से ही होता है, अपने हिसाब से। जैसे मान लीजिए आईटी कंपनीज़ में क्या होता है, अ, जैसे कोई आपने प्रोजेक्ट ले लिया, भाई कोई ऐप बना के देनी है आपको किसी को, अब इसमें होती है एक डिलीवरी, डिलीवरी मतलब जब भाई डेट तय हो जाती है कि भाई आज से 2 महीने बाद, जैसे आज कोई डेट है, आज से 2 महीने बाद मान लीजिए 25 दिसंबर को ये ऐप हम आपको डिलीवर कर देंगे। अब होता क्या है कि सब इंसान ही है, जैसे हम स्कूल कॉलेज में नहीं होता कि हम पूरे साल सोचते हैं पढ़ाई करें, लेकिन जब एग्ज़ाम आता है तो 10 दिन पहले ही किताब उठाते हैं। तो ये ज़्यादातर हर जगह ही ऐसा होता है। तो जैसे 25 दिसंबर आपकी डिलीवरी डेट थी, तो मतलब एक तरह से 25 नवंबर को सबको होश आता है, अरे यार 1 महीना रह गया। तो नॉर्मली तो काम का करने का तरीका क्या है, भाई ऑफिस 9 बजे खुलता है और 5 बजे बंद हो जाता है। तो जब ये आखिरी 1 महीना रह जाता है ना, तो लोग 15-15 घंटे काम करते हैं कि यार डिलीवरी डेट आ गई, क्या करें? तो इसीलिए मतलब सिंबॉलिक रिचुअल्स, भाई दिखाने के लिए तो हम 9 टू 5 हैं, लेकिन जब अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम फिर हमारी टाइमिंग नहीं रहती। तो क्या होता है कि सब ह्यूमन्स हैं ना, तो रूल्स को क्या है, बैंड कर लिया जाता है। रूल्स को तोड़ दिया जाता है या बैंड कर लिया जाता है अकॉर्डिंग टू योर मतलब कम्फर्ट या एफिशिएंसी या जैसे डेडलाइन। Helping institutions appear legitimate and professional to the outside world even if those rules are not strictly followed and practiced। ठीक है, तो रूल्स इसलिए होते हैं कि आउटसाइड से तो लगे कि यार ऑर्गेनाइजेशन बड़ी ही रूल्स एंड रेगुलेशन से चलने वाली है, मतलब प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हर जगह ह्यूमंस काम करते हैं, तो फिर वही है ना कि काम फिर अपने तरीके से ही होता है। जैसे स्कूल कॉलेज में नहीं होता कि टीचर्स कई बड़े लीनियंट होते हैं, वो ठीक है यार, अटेंडेंस ज़्यादा माइंड नहीं करते, कोई नहीं यार मैं लगा दूंगा अटेंडेंस, कई टीचर ऐसे होते हैं। तो वो क्या हो गया ना, वैसे तो भाई टीचर दिखाएगा तो ये कि नहीं नहीं मैंने मतलब सबकी लगाई है, जो नहीं आया उसको मैंने वो भी किया है, लेकिन वो उनको ही पता है यार बच्चे हैं कॉलेज में घूमते फिरते हैं, क्या परेशान करना है इनको, ठीक है? तो एक दिखाने के लिए तो सिंबॉलिक रिचुअल्स ही हो गया कि भाई हमारे कॉलेज में हम बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशन से ही चलते हैं, किसी की ज़्यादा छुट्टी जो ज़्यादा क्लास में ना आए तो उसको फिर हम वो कर देते हैं, एग्ज़ाम नहीं दे देते। लेकिन अब उनको भी पता है यार ऐसे ही तो एग्ज़ाम नहीं दे देंगे तो फिर तो कोई एग्ज़ाम दे ही नहीं पाएगा।
ठीक है। तो दे आल्सो एम्फेसाइज दैट ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन अ गैप बिटवीन फॉर्मल स्ट्रक्चर एंड एक्चुअल वर्क प्रैक्टिस टू अपीयर कंप्लायंट विद एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशंस एंड लॉस। ठीक है, तो एक गैप होता है। गैप मतलब कि एक तो ये तरीका है, फॉर्मल स्ट्रक्चर मतलब तरीके से काम इस तरह होता है, और एक है एक्चुअल वर्क प्रैक्टिस कि भाई एक्चुअल में तो हम ऐसे करते हैं। मतलब सिंपल सा एग्जांपल लीजिए ना, कि हमने वो जैसे बात की थी एग्जाम की, भाई तरीके से तो क्या होना चाहिए भाई, जैसे आपका जैसे आप मान लो आप किसी क्लास में आए, क्लास 10th में आए, जुलाई में आपका शुरू हुआ, तो आप जुलाई से पढ़ना शुरू करो, और बिल्कुल है ना, हर क्या क्या होता है वो मिड टर्म एग्जाम दो, सब दो, फिर मार्च में आपने एग्जाम दे दिया। लेकिन ऐसा करता कौन है? सबको फरवरी में याद आता है, अरे यार अगले महीने तो एग्जाम है। तो ये हो गया हमारा एक्चुअल। फॉर्मल स्ट्रक्चर जो होना चाहिए तरीके से इस तरह काम होना चाहिए, और एक्चुअल हम जैसे कैसे करते हैं, एक्चुअल वर्क प्रैक्टिस। Examples: in many government offices, attendance registers are strictly maintained, but employees may still arrive late or leave early with informal approval from supervisors. ठीक है, तो कई बार जैसे मान लीजिए ऑफिस, सरकारी ऑफिस का टाइम है 10 से 10 to 5, तो लोग मतलब कोई 11 बजे आ रहा है, कोई 11:30 आ रहा है, क्योंकि वो तो चलता है, ठीक है यार, बॉस भी जानता है कि यार ठीक है काम तो अच्छा करता है, लेकिन कई बार लेट हो जाता है ये, तो ठीक है, मतलब वो वाली बात है। ऐसा कोई स्ट्रिक्ट वो जैसे होता है ना कि वो मिलिट्री रूल नहीं कि यार आप 10 बज के 1 मिनट पे भी आ गए तो भैया आप जाओ वापस, आपकी छुट्टी, अब आज आपको आप लीव लेनी पड़ेगी। चल मतलब वो चलता है, क्योंकि सबको अल्टीमेटली सबको देखिए, सब सब समझदार, मतलब समझदार क्या मतलब, सबको मतलब होता है एक्चुअली आउटपुट से, कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, उसका जो काम है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा। जो भी आपका डिपार्टमेंट है, तो आपका काम स्मूथली हो रहा है कि नहीं हो रहा। बाकी ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन सब जानते हैं यार, 10 बजे आके कौन क्या कर लेगा। अगर 10 बजे के आगे आने की जगह कोई 11 बजे आके आ रहा है, फिर भी काम अच्छी तरह कर रहा है, तो ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो यही होता है फॉर्मल स्ट्रक्चर और एक्चुअल वर्क प्रैक्टिस। फॉर्मल स्ट्रक्चर तो होता है जो किताब में लिखा हुआ है, जो आपकी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और एक्चुअल प्रैक्टिस जो हम इंसान एक्चुअल डे टू डे लाइफ हम किस तरह काम करते हैं। In private school, lesson plans may be formally submitted and filled to meet regulatory requirements, while teachers actually follow their own teaching style. ठीक है, तो जो मतलब पढ़ाने के जो भी लेसन्स हैं, वो एक तो सीबीएसई वगैरह बताती है भाई इस टाइम पे ये अक्टूबर तक ये वाले पूरे हो जाने चाहिए, मिड टर्म तक ये होना चाहिए। लेकिन हर टीचर अपने हिसाब से पढ़ाता है, भाई मैं तो ऐसे पढ़ाऊंगा अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स की, भाई उनको जैसे समझ में आ रहा है, जैसा भी है। मतलब यही मतलब कहने का मतलब ये है कि एक तो तरीके से काम है, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे कहती हैं, और एक होता है एक्चुअल हम ऐसा करते हैं। तो इनमें क्या होता है, गैप होता है। इनफॉर्मल वर्क विद इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो कई बार फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में भी इनफॉर्मल एम्प्लॉयज भी आ जाते हैं, इनफॉर्मल वर्क भी हो जाता है। समटाइम्स फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस एंगेज इनफॉर्मल वर्कर्स बाय आउटसोर्सिंग सर्टेन टास्क और रोल्स। दिस इज ऑफन डन टू रिड्यूस कॉस्ट, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी और अवॉइड कंप्लायंस विद लेबर रेगुलेशंस। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, जैसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस है ना, तो वो भी क्या करते हैं, कुछ काम सर्टेन काम है वो आउटसोर्स कर देती हैं, क्योंकि उनको लॉन्ग टर्म के लिए वो एम्प्लॉयज़ नहीं चाहिए होते। भाई जैसे कोई काम पड़ गया 6 महीने के लिए कुछ चाहिए, तो एक काम करो 6 महीने के लिए यार ये 20 इस ये एम्प्लॉयज़ हायर कर लो, उसके बाद इनको भगा देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल: गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ऑफन हायर क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस स्टाफ थ्रू प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स रेदर देन एम्प्लॉइंग देम डायरेक्टली, विच एक्सक्लूड दीज वर्कर फ्रॉम गवर्नमेंट बेनिफिट्स एंड जॉब सिक्योरिटी। ठीक है, तो जितने भी ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं, इनमें जो क्लीनिंग और मेंटेनेंस स्टाफ होता है, सारा क्या होता है, ऑन हायर होता है। ऑन हायर मतलब कभी भी हायर कर लिया, कभी कभी भी एक तरह से निकाल दिया। और ज़्यादातर तो क्या होता है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। जैसे कोई सरकारी ऑफिस है, भाई ठेका दे दिया किसी को कि भाई ये पूरा साफ सफाई का ठेका आपका है। अब वो उस प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर है कि भाई वो कितने लोग रखता है, किसको हटाता है, किसको निकालता है, सरकारी और उनको मतलब नहीं होता। दूसरा एग्जाम्पल आप ले लीजिए, मतलब जैसे कोई सरकारी कॉलेज है, जैसे आईआईटी है, तो आईआईटी में बच्चे, क्योंकि वो रेसिडेंशियल होता है, सब हॉस्टल में रहते हैं, तो खाना भी खाएंगे, तो बच्चे खाना कहाँ खाते हैं, मेस में खाते हैं। तो अब इसमें जो मेस में खाना बनाने वाला होता है, वो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होता। आईआईटी होने को सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो लेकिन मेस का क्या होता है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को ठेका दिया जाता है कि भाई ये मेस है, इतने बच्चे हैं, बताइए कितना। उन्होंने बोला साहब मैं तो इतना पैसा लूँगा, तो भाई ठीक है, वो पैसा दे दिया। अब वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर किसको किससे खाना बनवाता है, कौन उस खाने को लेके आता है, कौन सर्व करता है, आईआईटी के मैनेजमेंट को मतलब नहीं, उन्होंने तो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दे दिया, वो उसकी हेडेक है। तो ठीक है, तो अब ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है आईआईटी, तो एक हर काम तरीके से हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इनफॉर्मल लोग भी काम कर रहे हैं, जैसे कि मेस में काम कर रहे हैं।
ठीक है। मल्टीनेशनल एमएनसीज फ्रिक्वेंटली रिलाई ऑन गिग वर्कर्स सच एज डिलीवरी एजेंट्स और टेम्पोररी ड्राइवर्स विदाउट ऑफरिंग देम परमानेंट एम्प्लॉयड और स्टेटस और सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, वही तो एक तो एग्जांपल जोमेटो स्विगी का है। भाई जोमेटो स्विगी के जैसे ऑफिसेज होते हैं, उनमें जो काम करते हैं, मान लीजिए जैसे ये ऐप्स हैं, सॉफ्टवेयर ऐप्स हैं, तो इनके जो डेवलपर्स वगैरह हैं, टेस्टर हैं, सॉफ्टवेयर में जो भी काम होते हैं, वो सब तो फॉर्मल है। भाई जोमेटो में कोई एम्प्लॉय है फॉर्मल, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है, तो उसको एक फॉर्मल जॉब है उसकी, भाई आपकी जॉब प्रोफाइल है, आपको इतना इंक्रीमेंट मिलेगा ये। लेकिन एक्चुअल जो डिलीवरी बॉयज़ हैं, डिलीवरी एजेंट्स हैं, वो क्या होते हैं? वो इनफॉर्मल होते हैं। ठीक है, तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, फॉर्मल भी हैं, इनफॉर्मल भी हैं। This practice results in duality within formal organizations, where a core group of formally employed staff workers alongside a peripheral workforce or informal workers, leading to unequal working conditions within the same institution। ठीक है, वही हमने देखा ना कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एक तो फॉर्मल एम्प्लॉयज हैं जिनका फिक्स्ड है सब कुछ, उसी में फिर क्या है ना, ऑन बेसिस ऑन मतलब ऑन हायरिंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इनफॉर्मल भी ले लेते हैं। कई बार क्या होता है, परमानेंट वर्सेस टेम्परेरी भी होता है। जैसे वो थ्री इडियट्स अगर आपने देखी हो तो उसमें वो नहीं बोलता, वो एक सीन होता है ना जिसमें वो उसको बोमन ईरानी को प्रिंसिपल जो आके बोलता है कि मैं सर परमानेंट हूँ सर, वो फिर बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, तो परमानेंट का मतलब क्या होता है? परमानेंट वर्सेस टेम्परेरी। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में भी परमानेंट, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में परमानेंट और टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी होता है मतलब जैसे मान लीजिए 2 साल के लिए आपको कोई जॉब लग गई, 2 साल बाद सोचा जाएगा कि आपको आगे रखना है कि या हटाना है। ज़्यादातर केस में तो हटा ही देते हैं कि भाई हो गया, सरकार का पैसा होता नहीं कभी। ठीक है, तो परमानेंट होते हैं वो थोड़ा उनके पास सोशल मतलब जॉब सिक्योरिटी होती है कि भाई हमको कोई 60 साल की उम्र तक नहीं हटा सकता। तो यहाँ पे भी वही केस हो गया, फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल। मतलब बेसिकली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल एम्प्लॉयज़ तो हैं, साथ में इनफॉर्मल एम्प्लॉयज़ भी कई बार कंपनी हायर कर लेती, कंपनी या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, कि कोई जैसे छोटा काम है, जैसे या तो जैसे साफ सफाई का या मेस का काम हो गया, या फिर टेम्परेरीली कोई रिक्वायरमेंट आ गई। ठीक है, अभी कंपैरेटिव टेबल देख लेते हैं, फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क। अब देखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही लो होती है और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हाई होती है। कैसे? भाई जैसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आप कोई ये थोड़ी बोल सकते हैं कि यार मेरी तबीयत ख़राब है, आज नहीं आऊँगा, या आज मैं 2 घंटे में चला जाता हूँ। वहाँ तो ऑफिस है भाई, 9 to 5 है, तो 9 to 5 आपको काम करना ही पड़ेगा। आप किसी ढाबे पे काम करते हैं, भाई मैं तो नहीं आया 4 दिन के लिए, बीमार पड़ गया, भाई ठीक है, ढाबा वाला कहेगा वो 4 दिन के पैसे काट लूँगा मता। ठीक है ना, तो मतलब कह यहाँ पे मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कैसे भी कर लो। ढाबे में कई बार होगा, यार मेरे को तो ढाबे में आपको कोई काम था कि यार मेरा मेरा छोटा भाई आ रहा है गांव से, उसको बस स्टैंड पे लेने जाना है, मैं मतलब दोपहर के बाद आऊँगा, तो दोपहर के बाद आ जाना भाई। यहाँ पे तो क्या है ना कि हर चीज़ का एक तरीका होता है, आपको पहले लीव अप्लाई करनी पड़ती है, एडवांस में बतानी पड़ती है। सिक लीव जो होती है, सिक लीव ही ऐसी होती है जो आप कभी भी ले सकते हैं बिना बताए, क्योंकि देखिए इस बीमार पड़ने में किसी का वो नहीं होता। बाकी जितनी भी लीव्स होती हैं, कैजुअल लीव या प्लान लीव, पहले आपको पहले बतानी पड़ती है, तब जाके आपको छुट्टी मिलती है। ठीक है, तो इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी लो होती है। खाली छुट्टी की बात नहीं, और भी किसी तरह का कोई मतलब वो हो तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि रिटर्न है हर चीज़। रूल्स एंड रेगुलेशंस बड़े रिजिड होते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। रूल्स एंड रेगुलेशंस, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ होते नहीं है, यहाँ पे तो काम होता है, कर लो। जैसे आपकी मेड है जो घर साफ करने आती है, बारिश हो गई उस दिन, वो नहीं आई, भाई कैसे आती, पानी भर गया था। किसी दिन वो उसका रोज़ का आने का 10 बजे टाइम है, उस दिन पता नहीं उसको कुछ कुछ हो गया था, कुछ काम पड़ गया था, उस दिन 12 बजे आ गई। ठीक है साहब, क्या दिक्कत है? तो चीज़ें फ्लेक्सिबल होती हैं। लीगल प्रोटेक्शन यहाँ पे हाई होती है, क्योंकि हर चीज़ क्या है, रिटर्न एग्रीमेंट्स होते हैं, कागजी कार्रवाई होती है पूरी, तो कोई भी बात हो जाए, दिक्कत हो जाए, आप कोर्ट में जा सकते हैं। यहाँ पे वेरी लो क्या लो ही होता है, क्योंकि कोई किसी तरह का नहीं होता, हर चीज़ क्या होती है, वर्बल होती है। जैसे आपका मेड है आपकी, आपने उसको बोला 2,000 रुपये दूंगा, दो नहीं तो मत दो, क्या करेगी फिर वो? फिर वही सामाजिक दबाव बनाएगी, हल्ला मचाएगी आपके घर के आगे बाहर, और पड़ोसियों को बुलाएगी, देखो कैसे लोग हैं, पैसे नहीं देते। ठीक है, तो लीगल प्रोटेक्शन बहुत लो होती है। एफिशिएंसी एफिशिएंसी यहाँ पे हाई होती है, क्योंकि भाई इतना बड़ा स्ट्रक्चर चल रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। जैसे इंडियन रेलवेज़ का एग्जांपल ले लीजिए, अब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सारी ट्रेनें टाइम पे आपका मतलब पहले तो लेट चलती थी, लेकिन आजकल तो टाइम पे चल रही हैं। और टाइम पे चलने से ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी का कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हो रहा, इतनी सारी ट्रेन सेम ट्रैक्स पे चल रही हैं, कोई कुछ हो जाए। ठीक है, तो इसलिए एफिशिएंसी कितनी हाई है।
यहाँ पे मॉडरेट होती है, मतलब कि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन पाती। मतलब जैसे कोई ढाबा है तो उसमें 10-20 लोग काम कर रहे हैं, छोटे चीज़ों के लिए होता है ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे-जैसे कंपनीज़ बड़ी होने लगती हैं, तो उनको फिर फॉर्मल होना ही पड़ता है, वरना फिर क्या है, एफिशिएंसी नहीं आ पाती। तो ये जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, ये छोटा, जहाँ पे कम लोग हैं, वर्कफ़ोर्स कम है और टोटल जो टर्नओवर है वो भी कम है, वहीं के लिए ही ये होती है। रिस्क ऑफ एक्सप्लॉइटेशन यहाँ पे लो है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिटर्न, वही जो हमने बात करी, रिटर्न वो है, रिटर्न, हर चीज़ रिटर्न है, रिटर्न रूल्स एंड रेगुलेशंस, कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स। तो कोई भी आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करे, आप कोर्ट के पास जा सकते हैं, भाई ऐसी-ऐसी बात थी, अब तो ये पैसा नहीं दे रहे। यहाँ पे हाई है, क्योंकि कोई सारी बात वर्बल है, पैसा दो तो दो, नहीं तो मत दो, कोई क्या कर लेगा? भाई आपकी मेड ही है, आपने लगाया था, 10 दिन बाद ही आपने बोला नहीं कल से मत आना, क्या कर लोगे? मेड क्या कर लेगी आपका? आप नहीं दे रहे। मेड भी कर सकती है, कई बार तो उल्टा भी पड़ जाता है। मेड ने बोला मेरे तो पता नहीं क्या बच्चा बीमार पड़ गया, मुझे कुछ 10,000 रुपये दे दो, मैं आपको क्या है ना 2,000 देती हूँ, 5 महीने फ्री में काम करके कर दूंगी। आपने थोड़ा बड़ा दिल दिखा के दे दिया, बस फिर अगले दिन फिर वो ज़िंदगी में आपने आखिरी बार उस दिन मेड को देखा था अपनी। इनोवेशन समटाइम्स रेस्ट्रिक्टेड, क्यों? इनोवेशन रेस्ट्रिक्ट क्यों हो जाती है? क्योंकि हायरार्की होती है। हायरार्की में मैंने देखा था ना कि हर डिसीजन को लेने में इतने लोगों के साइन या इतना प्रोसेस स्लो हो जाता है, क्योंकि हर हर जगह से आपको डिसीजन मेकिंग इतने लोगों के हाथ में चली जाती है कि सबके हाँ करते करते इनोवेशन खत्म हो जाती है, हो ही नहीं पाता। कोई किसी ने कोई नया आइडिया सोचा, मान लीजिए आप कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉई, आपने कोई नया आइडिया सोचा, यार इस काम को ऐसे कर लेते, ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब उसको आप अप्रूव करवाते करवाते आप खुद थक जाएंगे कि यार छोड़ो ना यार, मेरा क्या मतलब, मैं अपना काम करता हूँ, घर जाता हूँ। क्योंकि इतना ज़्यादा रेड टेप होता है, इतना ज़्यादा हर जगह उसके साइन लेके आइए, पहले उससे बात करिए, फिर उस डिपार्टमेंट में जाइए, फिर वहाँ करिए, फिर उनके सिग्नेचर लगेंगे, अभी तो इसमें ये है, इसको वो कराइए। इनोवेशन इन इनफॉर्मल ऑफन थ्राइव्स इन इनफॉर्मल सेटअप, क्यों? क्योंकि एक तो देखिए छोटी ऑर्गेनाइज वर्कफोर्स बहुत छोटी होती है, किसी तरह का कोई रेड टेप नहीं है कि उसके सिग्नेचर लाइए। ज़्यादातर मालिक होता है, नौकर होता है। आपने ढाबे में मालिक को बोला, मालिक बगल वाले ढाबे पे तो पता नहीं वो कोई नई डिश, वो मटर पनीर ज़्यादा बिक रहा है, तो सारे वो लोग वही खाते हैं, तो क्यों ना अपन भी मटर पनीर ज़्यादा मतलब बनाएं। तो मालिक ने कहा ठीक है भाई, मुझे क्या दिक्कत है, बना दो, तो बिकने लग गया ज़्यादा। तो बेसिकली आप डायरेक्ट मतलब ओनर और जो आप हैं एम्प्लॉय, डायरेक्ट ओनर और एम्प्लॉय के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है। यहाँ पे क्या हायरार्की होती है, पता ही नहीं आप कभी ज़िंदगी में, मतलब जैसे मान लीजिए आप बैंक में क्लर्क हैं, तो आपका जो बैंक का चेयरमैन है, जो मतलब मान लीजिए आपके बैंक के हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, तो मुंबई में बैठता है। आप कभी उसको चेयरमैन को ज़िंदगी में देख भी नहीं पाएँगे, बात भी नहीं कर पाएँगे फ़ोन पे एक बार, क्योंकि वो कहेगा आप हो कौन यार? क्लर्क ही तो हो किसी ब्रांच में, मैं। और आपको दूसरा, आपको ज़रूरत भी नहीं है, आप अपने आपका हायरार्की का मतलब क्या होता है? हायरार्की का मतलब होता है आपका जो जस्ट आपसे जो सीनियर है, आपको उससे बात करनी है, और आपका जो सीनियर है वो आपसे बात करेगा बस। ये आपका चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होता है। यू आर नॉट सपोज्ड टू कि आप यहाँ पे और आप उनसे बात कर लें, ठीक है? इसलिए इनोवेशन या किसी भी तरह की आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग या कुछ भी इस तरह की इंडिपेंडेंट सोच यहाँ पे खत्म हो जाती है। अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे बेटर होती है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस है, हर चीज़ रिटर्न होती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं, तो कोई भी कुछ भी हो जाए तो हर चीज़ की अकाउंटेबिलिटी होती है, भाई उसके लिए कौन जिम्मेदार था। जैसे रेलवेज़ का एग्जांपल ले लीजिए, कोई रेलवे एक्सीडेंट हो गया, तो हर चीज़ का एक डॉक्यूमेंटेड है, भाई वहाँ पे स्टेशन मास्टर कौन था, उसने ये वाली सिग्नल क्यों नहीं दिया, उसने ये ऐसा क्यों किया, हर चीज़ एक मतलब उसका एक पूरा प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंटेड होता है, तो सब चीज़ पता पड़ जाता है। यहाँ पे कुछ नहीं है अकाउंटेबिलिटी में, किसी ने कुछ भी कर दिया, कोई भी काम, मतलब कुछ कोई हर चीज़ वर्बल थी ना, तो कुछ भी हो गया, कोई कोई जवाबदारी किसी की होती नहीं है। मान लीजिए आपने जैसे वो एग्जांपल लिया था, हमने आपने ट्रक खरीदा, उसमें ट्रक में कोई ड्राइवर रखा, ठीक है? ट्रक में ड्राइवर रखा था, तो ट्रक उस ड्राइवर ने किसी को उड़ा दिया, काम कर दिया उसका। अब वो क्या करेगा? वो आपका ट्रक जहाँ उड़ा है ना, वो वहीं छोड़ के भाग जाएगा वो, क्योंकि उसको अपनी जान प्यारी है, ठीक है? तो अब आप कहोगे यार तूने मेरे, अब आपके ट्रक को पुलिस उठा के ले जाएगी, तो आप उसको कोई ढूँढोगे क्या यार, तो वो कहे मेरे ट्रक का क्या हुआ? वो कहेगा मेरे, मैं खुद पुलिस से बचता फिर रहा हूँ, आपके ट्रक का क्या करूँ मैं? तो अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे पुअर होती है कि कोई किसी का कुछ नहीं होता भरोसा, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, सब वर्बल, सारी बात मुँह से की जाती है। सोशियोलॉजिकल इंसाइट, व्हाई इनफॉर्मेलिटी परसिस्ट, तो इनफॉर्मल मतलब जैसे हमने देखा ना, इंडिया में 92% वर्कफोर्स जो है वो किस में काम करती है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क में। तो ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वर्क क्यों एग्जिस्ट करती है?
क्यों परसिस्ट करती है? सबसे पहला रीज़न एक्सेस लेबर सप्लाई। तो ये इंडिया के लिए तो बहुत ट्रू है, हमारी आबादी 150 करोड़ हो चुकी है। तो इतनी ज़्यादा लेबर सप्लाई है कि हर आदमी नौकरियां हैं नहीं, तो हर आदमी को काम चाहिए। तो जब हर आदमी को काम चाहिए तो वो लो वेजेस पे बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के, बिना किसी फॉर्मल स्ट्रक्चर के काम करने को तैयार हो जाता है, करेगा बेचारा। तो excess labor supply contributes to the persistence of informality because there are too many workers competing for too few formal sector jobs। ठीक है, तो फॉर्मल सेक्टर की जॉब्स तो हैं कितनी सी, गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट सेक्टर जॉब, तो वहाँ पे तो क्या है, एग्जाम की तैयारी करनी पड़ती है, हर आदमी का तो नंबर आता नहीं है, तो फिर अल्टीमेटली उनको क्या करना पड़ता है, इनफॉर्मल उसमें काम करना पड़ता है। The cost of formalization act as a deterrent, as complying with labor laws and regulations often involves significant expenses that many small business employers prefer to avoid। ठीक है, तो भाई अब आपको फॉर्मल, मतलब आपको अपनी कंपनी को फॉर्मल बनाना है, तो कितने आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। पहले अपनी कंपनी को रजिस्टर कराइए, फिर उसमें जो भी सरकार पैसा लेती है वो दीजिए, फिर आपने सारे एम्प्लॉयज़ को आपको पीएफ देना पड़ेगा, सारे एम्प्लॉयज़ को आपको एक तरह से हेल्थ इंश्योरेंस देनी पड़ेगी, और भी बहुत तरह की चीज़ें देनी पड़ेंगी। तो इसमें कितना पैसा लगेगा, कितना खर्चा बढ़ जाएगा आदमी का, जो है मतलब मालिक है उसका, तो उसका जो प्रॉफिट है वो नीचे आ जाएगा। तो जितने भी स्मॉल बिजनेस होते हैं वही सोचते हैं हम इस चक्कर में पड़े क्यों, हमें जब इतनी, वैसे ही इंडिया में इतनी ज़्यादा एक्सेस लेबर है, तो हम किसी को भी मार्केट से उठा के 10,000 रुपये देके काम करवा सकते हैं, तो मैं उसको पीएफ दूँ, उसको हेल्थ इंश्योरेंस दूँ, तो मैं मतलब यहाँ धंधा करने बैठा हूँ कि सामाजिक कार्य करने बैठा हूँ? ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ फॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ज़्यादातर लोग इनफॉर्मल, जो मतलब मालिक लोग इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को ही पसंद करते हैं। कल्चरल फैक्टर्स सच एज कास्ट, एफिलिएशंस, किनशिप टाइज, पर्सनल लॉयल्टी एनकरेज इनफॉर्मल वर्क अरेंजमेंट्स बेस्ड ऑन ट्रस्ट रेदर देन फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो भाई ये सब भी होता है, कल्चरल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि ज़्यादातर कोई कोई लोग, कुछ लोग होते हैं अपनी कास्ट में ही हायर करते हैं कि भाई हम तो अपने ही लोगों को करते हैं। रिलीजन का बहुत फ़र्क पड़ता है, सर्टेन कम्युनिटीज़ या सर्टेन रिलीजन्स होते हैं वो आपस में ही मतलब करते हैं, और उनका ज़्यादातर कुछ किस पर्टिकुलर बिजनेस पे कंट्रोल रहता है कि भाई ये वाला बिजनेस तो यही रिलीजन के पर्टिकुलर लोग करते हैं, तो उन्हीं का रहता है। किनशिप रहता है, कोई अपने भाई भतीजों को या अपने जानकारों को ही लोग लेते हैं। ठीक है, तो इनफॉर्मल में ये सब काम करता है, क्योंकि इनफॉर्मल में क्या है, ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता ना, नो डॉक्यूमेंटेशन, नो रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन। तो जब कोई रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो कल को कोई बात हो गई तो आप कोर्ट में जा नहीं सकते, पुलिस के पास जा नहीं सकते, तो इसलिए ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, इसलिए पर्सनल रिलेशनशिप्स बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए जैसे कोई किनशिप अपने ही भाई भतीजों को करे, या पर्सनल जानकारी वालों को करे। ठीक है, ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, बेस्ड ऑन ट्रस्ट रेदर देन फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स। वीक enforcement of labor laws is common, with labor inspectors rarely visiting small or informal units, which allows informal employment to continue unchecked। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि सरकार चेक नहीं करती है, मतलब लेबर लॉज सही तरीके से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, सरकार ने जो बनाया है कि भाई इतनी छुट्टियां मिलनी चाहिए, इतना पैसा मिलना चाहिए। लेकिन ये क्या ना, ये आर्ग्यूमेंट है पेपर में लिखने वाला, वैसे आप प्रैक्टिकली देखिए कि सरकार, मतलब इतना बड़ा देश है, कितने से तो लेबर लॉज हैं, कौन इनको जाके एनफोर्स करवाएगा इतने बड़े देश में, और कोई करवाएगा भी तो जो मालिक है उसको दे देगा 1,000 रुपये, या जो भी रिश्वत 10,000 रुपये, भाई जाओ आप छोड़ो, ये हम देख लेंगे अपना। ठीक है, लेकिन एक अच्छा पॉइंट है एग्जाम में लिखने के लिए कि जो लेबर मतलब एनफोर्समेंट प्रॉपर नहीं हो पाता, क्योंकि सरकार चेक नहीं करती है कि हर जगह लेबर लॉज मतलब सही तरीके से अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। Many individuals engage in survivalist entrepreneurship, working informally just to make ends meet rather than aiming to grow or scale a formal business। तो ठीक है, तो ये तो 99% लोगों का काम है भाई, कोई भी धंधा शुरू करता है आदमी तो किस लिए करता है, पैसा कमाने के लिए। उसे क्या पड़ी है कि वो कोई सोशियोलॉजी तो पढ़ नहीं रहा, उसे क्या पड़ी है कि वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाए कि इनफॉर्मल बनाए। और दूसरी बात ये है कि जैसे जैसे आपका धंधा बढ़ता है ना, हर चीज़ अपने आप इनफॉर्मल से फॉर्मल की तरफ चली जाती है। भाई जब धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पहली बार बनाई, तो वो कोई फॉर्मल थोड़ी थी, उन्होंने भी 2-3 लोगों से काम शुरू किया था, तो फिर धीरे-धीरे उसके बाद जब पैसा आने लग गया तो उन्होंने कंपनी रजिस्टर करा ली, फिर बस वो धीरे-धीरे फॉर्मल बनती गई। तो जब आदमी धंधा शुरू करता है ना, तो वो किस में करता है, सर्वाइवलिस्ट एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब पैसा कमाने के लिए। उसका प्राइमरी मोटिव होता है पैसा कमाना, ना कि उसको सोशियोलॉजी से कोई लेना देना है कि फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है, ना ही उसे अपने एम्प्लॉयज़ से कुछ लेना देना है।
आपने जैसे पाव भाजी की ठेली लगाई तो आपका प्राइमरी मोटिव क्या है यार, शाम को कुछ ना कुछ पैसा बचना चाहिए। आपको क्या मतलब कि वो जो आपने लड़का रखा है उसको क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा। और कल को आपका धंधा अच्छा चलता है कि पाव भाजी की ठेली से आपने पाव भाजी का रेस्टोरेंट ही बना लिया बहुत बढ़िया, तो रेस्टोरेंट बनते ही अपने आप ही और चेन बन गई रेस्टोरेंट की, तो अपने आप ही फॉर्मल हो जाएगा क्योंकि वर्कफोर्स बढ़ जाएगी। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इनफॉर्मेलिटी, ठीक है, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क होने से क्या क्या इससे होता है या क्या क्या इसीलिए नुकसान या किन लोगों को नुकसान होता है। वर्कर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर ऑफन एक्सपीरियंस लैक ऑफ डिग्निटी एंड सोशल रिकॉग्निशन फॉर देयर लेबर। तो डिग्निटी नहीं रहती, मतलब समाज में इतनी इज्जत नहीं मिल पाती अगर आप इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। तो जैसे वो देखा था ना, हमने नायक फिल्म की बात की थी कि बेसिकली आपकी शादी तक में दिक्कत आ जाती है, क्योंकि शादी में सबको जो लड़की के जो पेरेंट्स होते हैं उनको क्या चाहिए होती है, सरकारी नौकरी, क्योंकि ये मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा बेस्ट, एक तरह से बेस्ट फॉर्मल वर्क है इंडिया में। तो डिग्निटी नहीं मिलती अगर आप प्राइवेट से मतलब इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर नहीं, इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट रिजल्ट्स इन इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी एज वर्कर्स डू नॉट हैव स्टेबल इनकम्स और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। तो इकोनॉमिकली तो हमेशा वल्नरेबल रहते हैं, कल पता नहीं क्या हो जाए, कल मालिक निकाल दे तो। स्टेबल इनकम नहीं है, आपकी जैसे मेड है, उसको आज मतलब 2,000 रुपये घर से मिलते हैं, एक घर में साफ सफाई के, उसने अभी 10 घर ले रखे हैं तो उसका 20,000 रुपये महीने का आ रहा है, तो एक ठीक ठाक इनकम है। लेकिन मान लीजिए 5 घर उसको चलेगा अगले महीने, क्या करेगी, उसकी तो इनकम आधी हो गई, 10,000 ही रह गई। ठीक है, तो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी रहती है, स्टेबल इनकम नहीं होती, ऊपर नीचे होती रहती है, कई बार बंद भी हो जाती है। कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं है, आपकी मेड को कोई ऐसी बीमारी हो गई कि वो 2 महीने का उसको बेड रेस्ट करना पड़ गया, तो यहाँ पे कोई पेड पेड लीव तो है नहीं, तो 2 महीने, जैसे वो 1 महीने का 20,000 कमाती थी, उसका तो 2 महीने के 40,000 का नुकसान हो गया और उसको उधार भी लेना पड़ गया 2 महीने का खर्चा निकालने के लिए। तो बहुत दिक्कतें हैं। तो इसलिए 92% हमारा समाज जो है, हमारे जो वर्कफोर्स है, वो इस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क में है। तो हम लोग चाहे कितनी बातें कर लें, हमारा देश 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गया है और ये है वो है, असलियत हमारे देश का जो रियलिटी है वो ये है कि 92% ऑफ आवर पॉपुलेशन ऑफ आवर वर्कफोर्स वर्क्स इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क, जहाँ पे ये सब प्रॉब्लम्स हैं, उनके पास डिग्निटी नहीं है, इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी है, देयर इज़ नो अपॉर्चुनिटी फॉर अपवर्ड मोबिलिटी। अपवर्ड मोबिलिटी क्या होती है, आपका प्रमोशन, मतलब आप ऊपर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। ठीक है, आप लोअर क्लास में थे, उससे मिडिल क्लास जा पा रहे कि नहीं जा पा रहे, कोई प्रमोशन के या हाई, मतलब ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ने के चांसेस हैं कि नहीं। जैसे आपकी मेड है, तो ये 20 साल बाद भी वही मेड रहेगी, वही, जैसे ढाबे पे आप काम करते हैं, आप वही रहेंगे, साड़ी के शोरूम में आप साड़ी दिखाते हैं, 20 साल बाद भी आप वही रहेंगे। तो नो अपॉर्चुनिटी फॉर अपवर्ड मोबिलिटी। कोई ट्रक ड्राइवर है, वो 20 साल की उम्र में ट्रक चलाने लग गया था, वो 50 का हो गया, आज भी वो ट्रक ही चलाएगा। लेकिन जैसे गवर्नमेंट में तो आप क्लर्क, एज अ क्लर्क गए थे किसी बैंक में, तो आप हो सकता है 20 साल बाद ब्रांच मैनेजर बन गए, अगर आप टाइमली प्रमोशन आप लेते रहे, एग्ज़ाम पास करते रहे। आईटी में मान लीजिए आप प्राइवेट सेक्टर में आईटी में काम कर रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर, एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर आपने जॉब शुरू करी थी 20,000 रुपये पर मंथ से। ठीक है, करते करते आप कुछ वो क्या होता है, टीम लीड वगैरह बन गए 10 साल बाद, और आपको 20,000 के हो गए, 2 लाख रुपये पर मंथ हो गए आपके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अपवर्ड मोबिलिटी के चांसेस होते हैं फॉर्मल सेक्टर में, इनफॉर्मल में नो अपॉर्चुनिटी फॉर अपवर्ड मोबिलिटी, और ये 92% ऑफ आवर वर्क फोर्स इस सिचुएशन में जीती है हमारी। इनफॉर्मल वर्क प्लेसेस फ्रीक्वेंटली हैव अनसेफ एंड अनहेल्दी वर्किंग कंडीशंस, इंक्रीजिंग रिस्क टू वर्कर्स हेल्थ एंड सेफ्टी। ठीक है, तो जैसे हमने बात की थी ना यहाँ पे कि एंटरप्रेन्योर्स किस में काम करते हैं, सर्वाइवलिस्ट एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब उनका मेन चीज़ क्या होती है, मुनाफा कमाना, प्रॉफिट। तो उन्हें क्या मतलब कि यहाँ पे सेफ्टी कैसी है, वर्कर्स की हेल्थ को कोई नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा। मान लीजिए कोई आपने ढाबा खोल रखा है, तो वहाँ पे जो किचन है जहाँ पे खाना बनता है, वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, तो धुआं बहुत हो जाता है। तो जो शेफ़ है खाना बना रहा है, उसके हेल्थ में क्या असर पड़ रहा है, इससे ढाबे के मालिक को क्या मतलब। उसको तो है भाई फटाफट खाना बनाओ और कस्टमर्स को दे और पैसा कमाएंगे हम। ठीक है, तो इसलिए अनसेफ एंड अनहेल्दी वर्किंग कंडीशंस होती हैं। लेकिन फॉर्मल सेक्टर में ऐसा नहीं होता है। फॉर्मल सेक्टर में हर चीज़ का रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, ऑफिस की भी डायरेक्शन होती है। भाई जैसे मान लीजिए 50 एम्प्लॉयज़ हैं, तो आपको इतना स्क्वायर फीट आपको मिनिमम होना चाहिए ऑफिस स्पेस, उसमें इतना वेंटिलेशन होना चाहिए, फायर के प्रिकॉशंस होने चाहिए। जैसे आपने कई बार देखा होगा ना, वो लगे रहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स, वो लाल कलर का एक सिलेंडर सा होता है,
वो सब स्टैंडर्ड्स होते हैं कि भाई ये सब स्टैंडर्ड्स मेंटेन होने चाहिए अगर इतने स्टाफ आपका काम कर रहा है, तो उससे क्या होता है सेफ्टी और हेल्थी वर्किंग कंडीशंस इंश्योर होती हैं। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता। Informality reinforces existing social inequalities, particularly related to gender and caste, by perpetuating discrimination and exclusion within the labor market. तो जो एग्जिस्टिंग सोशल इनइक्वालिटी है ये और उससे बढ़ती है। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी देखिए समाज में एक तो नीचे हैं, सोशल इनइक्वालिटी है आपकी, और आपको फिर जॉब भी इनफॉर्मल में ही मिलेगी। फॉर्मल में तो आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि आप एक तो समाज में वैसे ही नीचे वाले तबके में आते हैं, तो आप कोई पढ़ाई लिखाई कर नहीं सकते, आपको इतने रिसोर्सेज ही नहीं है। तो उससे क्या होगा आपके, अब आप उसके बाद इसमें काम करेंगे इनफॉर्मल वर्क सेक्टर में, तो आपके और हालात और बिगड़ेंगे। ये सब जो हमने देख लिया, तो आपकी जो सोशल इक्विटी और वो खराब हो, मतलब खराब तो थी और हालत और खराब होती जाएगी आपके बच्चों की, या तो इट रीइंफोर्सेस इटसेल्फ। Sociological reflection. Formal organization provides structure, clear rights, and job security for workers. However, they also tend to create rigid hierarchies that can limit flexibility and individual autonomy. तो अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एक तो क्या आपको स्ट्रक्चर मिल जाता है, प्रॉपर हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर, एक पैटर्न होता है, भाई काम इस तरह होता है, आपके अधिकार क्या हैं वो क्लियरली डिफाइंड होते हैं, आपको जॉब सिक्योरिटी होती है। लेकिन दूसरी तरफ रिजिड हायरार्की होती है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है और इंडिविजुअल ऑटोनॉमी कम रहती है। आपको ऊपर जो आपके है हायरार्की में उसके ऑर्डर फॉलो करने पड़ते हैं, आपकी कोई ऑटोनॉमी नहीं होती। हायरार्की है, रिजिड हायरार्की है, भाई ये सबसे ऊपर बॉस है, ये फिर ये है, फिर ये है, उसके अकॉर्डिंग काम होता है। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो कुछ फ़ायदे हैं कुछ नुकसान हैं, लेकिन ज़्यादातर तो फ़ायदे ही होते हैं। भाई किसी एम्प्लॉय को क्या करना फ्लेक्सिबिलिटी का, किसी को क्या करना, सबको किससे मतलब है, जॉब सिक्योरिटी से मतलब है, अपने अधिकारों से मतलब है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हो, भाई इस दिन आना है, इस दिन छुट्टी है, काम करने का एक तरीका है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन फिर भी अगर लिखना हो, एक जैसे होता है ना, बैलेंस आंसर लिखना होता है कई बार, या क्रिटिकली एनालाइज करो, या दोनों तरफ के मतलब पक्ष रखो, तो उसमें आप ये रख सकते हैं। Informal organization offers flexibility and adaptability, allowing workers to navigate uncertain environments, but they are often plagued by exploitation, insecurity, and disorder. तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में फ्लेक्सिबिलिटी तो मिल जाती है, अडेप्टेबिलिटी भी मिल जाती है। भाई इनफॉर्मल है तो कोई कोई तरीका थोड़ी कुछ काम करने का, भाई ऐसे काम होगा, ढाबे पे काम करते हैं, कैसे भी कर लीजिए, मालिक को बोल दीजिए 3 दिन नहीं आ रहा था, पैर में गिर गया था, कुछ हो गया था, 3 दिन बाद आ जाऊँगा। मालिक ने कहा भाई ढाबे पे खाना खा लिया, अगर आपने ढाबे, मतलब कुछ भी जैसा सही लगे वैसा हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत हाई होती है। लेकिन एक्सप्लॉइटेशन भी फिर बढ़ जाता होता है, इनसिक्योरिटी रहती है, जॉब कब चली जाए पता नहीं, डिसऑर्डर रहता है, ज़िंदगी बड़ी ऐसी रहती है, ऑर्डर में नहीं आती। द ब्लरिंग ऑफ बाउंड्रीज बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वर्क कॉल्स फॉर पॉलिसीज दैट रिकॉग्नाइज इनफॉर्मल वर्कर्स कंट्रीब्यूशन एंड प्रोटेक्ट देयर राइट्स विदाउट डिस्ट्रॉइंग देयर सोशल नेटवर्क। ठीक है, तो ब्लर हो जाती है बाउंड्रीज, पता नहीं पड़ता कि कब फॉर्मल में है आदमी या कब इनफॉर्मल में है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इनफॉर्मल वर्कर्स हैं उनके कंट्रीब्यूशंस को भी एक तरह से सरकार को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, और इस तरह के उनके मतलब उनके बेसिकली उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नई नई पॉलिसी बनानी चाहिए। मोटा मोटी बात तो ये है कि उनके जो ये इनसिक्योर, मतलब उनकी एक्सप्लॉइटेशन ना हो ज़्यादा, और मतलब ऐसा नहीं। लेकिन अब देखिए ये फिर वही है ना, एग्जाम में लिखने वाली बात है। अब जैसे आपकी मेड्स ही हैं, क्या सरकार उनके लिए रूल्स बना देगी? किसी को घर में बर्तन साफ करवाने हैं 2,000 रुपये में, तो वो करवाएगा, जिस दिन उसका मन करेगा कि नहीं हम नहीं करवाने, वो नहीं करवाएगा। इसमें सरकार क्या मतलब, लेकिन हमें एज अ, जैसे हम सोशलॉजिस्ट हैं और हम उसका एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो हमें ये सब मतलब पॉइंट लिखने ज़रूरी हैं, एक बैलेंस्ड व्यू देना पड़ता है। ठीक है, मैक्स वेबर एम्फसाइज ब्यूरोक्रेसी स्ट्रेंथ्स इन एफिशिएंसी एंड रैशनैलिटी। तो मैक्स वेबर ने जो बताया था ब्यूरोक्रेसी पर, उनका अच्छा खासा उन्होंने काम किया था, तो उन्होंने बताया ब्यूरोक्रेसी के स्ट्रेंथ्स क्या हैं, एफिशिएंसी और रैशनैलिटी। रैशनैलिटी मतलब लॉजिकली काम होता है, हर काम एक सोच समझ के लॉजिकल तरीके से किया जाता है, और एफिशिएंट होता है, रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं किया जाता, ना ही लेबर को ना ही कैपिटल को, हर चीज़ बहुत ही एफिशिएंटली काम करती, तभी तो प्रॉफिट या जो ओरिएंटेड गोल है, जो हमारा डिजायर्ड गोल है, वो निकल के आता है। बट ऑल्सो वार्न अबाउट द आयरन केज ऑफ रिजिड फॉर्मल स्ट्रक्चर्स दैट कैन डीह्यूमनाइज वर्कर्स। ठीक है, तो वही बात है, ब्यूरोक्रेसी में हाई क्या होता है, हायरार्की होती है, तो बहुत ही रिजिड सिस्टम हो जाता है, हर चीज़ क्लियरली डिफाइंड है, तो क्या होता है, डीह्यूमनाइजेशन हो जाता है। डीह्यूमन मतलब हर चीज़ बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशन से ही चलती है, तो जरा भी ह्यूमन टच का स्कोप खत्म हो जाता है। जैसे वो मुन्ना भाई का मीम आपने देखा होगा ना, मुन्ना भाई एमबीबीएस का, तो वो संजय दत्त बोलता है ना कि वो अगर कोई वहाँ कैजुअलिटी में कोई कोई मर रहा हो तो उसे क्या फॉर्म भरना ज़रूरी है,
तो अब यही है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस तो कहते हैं भाई आदमी मर भी रहा है तो पहले फॉर्म भरेगा, उसी के बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा। लेकिन जो अब ये सरकारी हॉस्पिटल ये मान लीजिए, तो वहाँ पे क्या है, वही हायरार्की है, रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो आपको उस वो आयरन केज बन गई। कोई डॉक्टर को दिख रहा है मर रहा है तो भी वो कहेगा मैं क्या करूँ, मेरे को जॉब करनी है यहाँ पे, तो मुझे रूल्स एंड रेगुलेशंस ही फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है? तो इसलिए रिजिड फॉर्मल स्ट्रक्चर्स में डिह्यूमनाइज़ हो जाते हैं लोग। उनके जो ह्यूमन टच है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि उनको इतने सालों से वो काम कर रहे हैं, तो उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने फॉलो करने पड़ते हैं कि वो सारा भूल जाते हैं इंसानी वो करना, क्योंकि उनको अपनी नौकरी बचानी है। कल को अगर उसने ऐसा कुछ कर दिया अपना ह्यूमन टच दिखा के, उसके ऊपर इंक्वायरी बैठ गई तो उसकी नौकरी चली जाएगी। मार्क ग्रेनोवेटर इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ वीक टाइज। मार्क ग्रेनोवेटर एक अमेरिकन सोशलॉजिस्ट हैं, अभी भी जिंदा है। तो इन्होंने बताया था स्ट्रेंथ ऑफ वीक टाइज, शोइंग हाउ इनफॉर्मल सोशल नेटवर्क्स फैसिलिटेट अपॉर्चुनिटीज एंड इन्फॉर्मेशन फ्लो विच फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफन ओवरलुक। तो स्ट्रेंथ ऑफ वीक टाइज मतलब आपका जो इनफॉर्मल सोशल नेटवर्क है वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड करता है। जैसे एक तो क्या होता है, कई बार आपने कोई जैसे जॉब के लिए अप्लाई किया तो आपको नहीं मिली, लेकिन अरे आपके कोई भैया का कोई दोस्त था, वो कहीं काम करता था, उसने बताया अरे वहाँ पे एक जॉब है, तो वो आपको मिल गई। तो मतलब आपका जो सोशल नेटवर्क है, इनफॉर्मल सोशल नेटवर्क, वो आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर पाता है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे लोग होते हैं और इनफॉर्मल होता है। उसने उसको बताया, इसने उसको बता दिया। तो स्ट्रेंथ ऑफ वीक टाइज, तो हमारी टाइज तो बड़े वीक हैं, मतलब एक सोशल नेटवर्क ही तो है। भैया का दोस्त वो कहीं काम करता है तो बहुत ही वीक रिलेशनशिप होगा ना, लेकिन फिर भी क्या इन्फॉर्मेशन पास हो जाती है। इट फैसिलिटेट्स अपॉर्चुनिटीज एंड इन्फॉर्मेशन फ्लो, कि भाई वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, आप वहाँ पे अप्लाई कर दो, और लोग करते भी वही हैं भाई। जैसे आपके भैया का दोस्त था, तो उसे उसको कहीं पता पड़ा कि यार कहीं कोई रिक्वायरमेंट है, तो उसको याद आया अरे हाँ यार मेरे दोस्त के छोटे भाई को नौकरी की ज़रूरत थी, उसने उसको बता दिया आपके भाई को, तो आपके भाई ने आपको बता दिया, आपने अप्लाई किया, आपका काम हो गया। तो ये इनका कहना था मार्क ग्रेनोवेटर का कि द स्ट्रेंथ ऑफ वीक टाइज में इनफॉर्मल सोशल नेटवर्क्स हैं, वो ज़्यादा कई बार अपॉर्चुनिटीज़ हमें प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन फ्लो बहुत ही स्मूथ हो जाता है और बहुत ही मल्टी चैनल होता है, कहीं से इन्फॉर्मेशन कहीं की कहीं आ जाती है। ठीक है? तो फिर हमने इस वीडियो में देखा है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क। तो मोटा मोटी बात तो वही है, जैसे हमने देखा यहाँ पे 8% हमारी वर्कफोर्स फॉर्मल में है और 92% इनफॉर्मल में है। तो फॉर्मल वही हो गया जो प्रॉपर, जहाँ पे रिटर्न एग्रीमेंट्स वगैरह हैं, प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है, गवर्नमेंट जॉब्स हो गई या फिर प्रॉपर प्राइवेट जॉब्स जहाँ पे आपको छुट्टियाँ वुट्टियाँ सब मिलती हैं। बाकी फिर सब वही है अपना, कहीं भी आप ढाबे पे काम कर रहे हैं या साड़ी के शोरूम में काम कर रहे हैं। ठीक है? तो इसमें हमने अच्छी तरह डीपली इनको देख लिया है, मोर देन सफिशिएंटली अच्छी तरह। ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स।